शुष्क परिस्थितियाँ, 210 frost free days, dry conditions during reaping, dry conditions during गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम एग्रीकल्चर कर रहे थे, हम रास्ते में ही थे, मतलब बीच में ही थे एग्रीकल्चर करने के। सडनली सिलेबस चेंज हो गया, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा कोई खास चेंजेस नहीं हुए। बट जिस तरह से उन्होंने पर्टिकुलर क्रॉप्स वगैरह दी हैं उनको हम स्पेसिफाई करके और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी वाला एग्रीकल्चर का सेक्शन कर रहे थे, इसलिए पहले हम इंडियन ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट दे रखा है, जिसमें नए सिलेबस में अब 6 फसलें जो है वो अलग से जोड़ दी गई हैं, बाकी सारी चीजें हटा दी हैं। तो इसीलिए हम बाकी सारी चीजों को भूलकर और 6 फसलें जो है वो करेंगे। अभी तक जो हमने एग्रीकल्चर में किया था, हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया था कि कितनी वर्षा और तापमान की स्थिति चाहिए होती है किसी भी फसल को। वो एक कॉमन नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो आपके काम ही आएगा। फिर हमने दूसरे पेज में आई थिंक हमने लिखा था कि एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या है, तो वो टाइप्स हमें वर्ल्ड लेवल के बेसिस पे देखने, वो हम देखेंगे बाद में। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने ये जो नोट्स हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में बनाए थे, इसलिए इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट पूरा करेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड वाला सेक्शन जो है उसको भी देख लेंगे। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये 6 फसलें दी हुई है नए सिलेबस में। अब इन 6 फसलों में चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चाय और ये कॉफी, इसमें से चावल और गेहूं तो खाद्यान्न फसलें हैं, फूड क्रॉप्स हैं। कपास और गन्ना जो है ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं, वाणिज्यिक फसलें या नकदी फसलें इनको कह सकते हैं हम, जिनसे सीधे बाजार में बेचकर हमें पैसा मिल सकता है। और ये चाय और कॉफी जो है ये रोपण कृषि की फसलें हैं या प्लांटेशन एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं। अब इनमें अगर देखा जाए तो चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, इन सब में वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है या क्या रैंक है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए सभी में मोस्टली चाइना टॉप पर है और इंडिया सेकंड रैंक पे मोस्टली। तो देखिए चावल के उत्पादन में नंबर 1 रैंक पे जो है फर्स्ट वर्ल्ड में वो चाइना है। इसमें गेहूं के उत्पादन में भी नंबर 1 पे चाइना ही है। और कपास कॉटन के प्रोडक्शन में भी चाइना फर्स्ट नंबर पे है, चाइना। शुगर केन में चाइना नहीं है, शुगर केन में गन्ने में ब्राजील आगे, ब्राजील। फिर आ जाता है चाय, चाय के उत्पादन में भी चाइना आगे, चीन। और कॉफी के प्रोडक्शन में ब्राजील आगे। तो ये तो हुई वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग के कौन कौन से देश टॉप पे हैं। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, तो चावल की कृषि में भारत दूसरे स्थान पर है। इंडिया मोस्टली सेकंड पोजीशन पर ही है सब में। गेहूं में भी इंडिया सेकंड पोजीशन पर है, गेहूं। और गेहूं के बाद कपास में भी इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, इंडिया। और गन्ने के उत्पादन में जो है इसमें भी भारत दूसरे स्थान पर है। भारत सभी में दूसरे स्थान पर है, सिर्फ कॉफी वाला जो प्रोडक्शन है उसमें भारत थोड़ा पीछे है, उसमें ये 8वें रैंक पे है इंडिया। बाकी सब में इंडिया दूसरे रैंक पे, सेकंड पोजीशन। तो इससे आपको एक कॉमन ओवरव्यू मिल गया कि भारत जो है उसकी क्या स्थिति है। ऑलमोस्ट सभी फसलों में वो दूसरे रैंक के ऊपर है, सिर्फ कॉफी के उत्पादन में जो है 8वें रैंक पर है। तो आप पहले तो इन 6 फसलों के नाम लिखिए, क्योंकि भारत में भारत के भूगोल में प्री में यही वाला आएगा टॉपिक। और इसमें इन सब के नाम लिख के इंडिया की और चाइना की जो रैंकिंग है, चाइना इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टॉप पे है चाइना। इन 6 की 6 फसलों के नाम लिखिए, फिर एक एक करके हम डिटेल में इनको देखेंगे। फसलों मतलब क्रॉप्स। ब्राजील 2 जगह है फर्स्ट नंबर पे, बाकी सब में चाइना। चलिए लिख लिया।
ये सब लोग लिख चुके हैं, तो हेडिंग डालें चावल की। अब चावल को हम डिटेल में देखेंगे, चावल की हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो एस्पेक्ट है सब कुछ कवर करेंगे, ताकि प्री में इधर उधर से कुछ भी आए तो वो आप कर सको। चावल, राइस, चलिए लिख लिया होगा। अब राइस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, राइस की बाकी चीजों की हम बात करें उससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको 2 दिन के काफी लंबा ब्रेक हो गया, आई थिंक लास्ट में शायद थर्सडे को आई थी। तो पहली चीज तो आपको ये लग रहा होगा कि मैम इतने दिन छुट्टी पे क्यों थी। तो मैंने वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाई थी। सेकेंड डोज के बाद मेरा जो है मतलब शायद फीवर वगैरह और वो सब जो बॉडी में बॉडी एक वगैरह होता है वो प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने ब्रेक लिया था। तो आपने थर्सडे को जो किया था उसमें आपने देखा कि भारत में विभिन्न फसलों को कितना कितना तापमान और कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल में आपने देखा था कि चावल जो है ये किस तरह की फसल है, खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल को जो तापमान चाहिए होता है वैसे ऑन एन एवरेज 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। पर फिर भी हम अगर एग्जैक्ट डीप में जाएं तो चावल को एग्जैक्टली तापमान चाहिए कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से एग्जैक्ट फिगर्स में बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस तक लगभग टेम्परेचर चाहिए होता है। बट एवरेज बेसिस पे आप 20 से 30 भी याद रख सकते हो, क्योंकि खरीफ की फसल है इसलिए लगभग इतना तापमान चाहिए। अब चावल जब उगाया जाता है तो मानसून वर्षा के टाइम पे उगाया जाता है और बाद में जो है उसको ऑटम सीजन आते आते उसको उसकी फसल को काटा जाता है। तो चावल को जब वर्षा ऋतु के समय बोया जाता है उस टाइम पे थोड़ा तापमान कम होता है, क्योंकि बारिश होते ही भारत में टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। इसीलिए चावल जब बोया जाता है तब का तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और जब ये चावल पकता है या काटने की स्थिति बनती है तब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चाहिए होता है, और होता भी है उस समय। सो बोने के समय इतना और पकते समय इतना तापमान की आवश्यकता होती है चावल जैसी फसल को। अब चावल को कितना वर्षा की आवश्यकता होती है उसकी अगर बात करें तो वर्षा हम पहले लिख चुके हैं, हमने मैप बनाया था 150 से 200 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चावल कहाँ तक उगाया जा सकता है, चलो सिंचाई उचाई कर दे और वो सब कर दे, तो कौन सी परिस्थितियां जो है भौगोलिक स्थिति वो अनुकूल है। तो ज्यादा से ज्यादा तापमान ये वर्षा की स्थिति जो है 100 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होगी तब तो वहां चावल बिल्कुल भी उगाने की स्थिति नहीं बनती है। तो लास्ट जो है 100 सेंटीमीटर वो लास्ट है, बट ज्यादातर जो चावल को अच्छी ग्रोथ के लिए पानी चाहिए वो है 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। तो आपको 150 से 200 सेंटीमीटर वाला पॉइंट याद रखना है, जैसा हमने मैप में ड्रॉ करके देखा था। फिर चावल जो है ये एक ऐसी फसल है जिसका पौधा जब अंकुरित होता है, जब ये पौधा ग्रो होता है या एकदम बीज डालते हैं उसके बाद जब वो अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है सीड, तो वो पानी के अंदर जर्मिनेट होता है, पानी के अंदर अंकुरित होता है। इसीलिए जब चावल बोया जाता है तो चावल के जो खेत होते हैं उनमें पानी भरा जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी भरा जाता है, कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर इतना इतना पानी से भरा हुआ होता है पूरा चावल का फील्ड, और उसमें फिर चावल के बीज जो है वो डालकर और रोपे जाते हैं और उसमें फिर वो अंकुरित होते हैं और धीरे धीरे चावल के पौधे का विकास होता है। तो चावल को बारिश या नमी की आवश्यकता ज्यादा कब होती है, जब वो बोया जाता है, जब उसकी सीड सोइंग हो रही होती है उस समय पानी की ज्यादा जरूरत होती है। उस समय तो फसलों में पानी बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए, तब जाके चावल अच्छा उगता है। अब चावल के लिए मिट्टी कौन सी अच्छी होती है, तो देखिए मिट्टी में अगर बात करें, आप में से कई लोग ऑलरेडी सॉइल टॉपिक कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं किया है न्यू स्टूडेंट्स उनके लिए बताती हूँ। हर एक जो मिट्टी होती है उसमें आपको कुछ एक कण मिलते हैं, एक तो मोटे कण मिलते हैं, मोटे जिनको हम कहते हैं बालू कण। फिर बहुत बारीक कण भी होते हैं मिट्टियों में, और वो जो बारीक कण होते हैं उनको हम कहते हैं चीका, या चिकनी मिट्टी वाले जो कण हैं बहुत बारीक कण, चीका, क्ले, ये सैंड। क्ले और सैंड के बीच का जो मीडियम हम कह सकते हैं जो कण होता है इसका मिट्टी का, या फिर जिस ऐसी मिट्टी जिसमें दोनों तरह के छोटे बड़े मीडियम कण सब तरह के कण हैं, वो मिट्टी कहलाती है दोमट। तो ये जो चावल है इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है उसमें कणों के हिसाब से देखें, तो देखिए जिस मिट्टी में कण मोटे मोटे होते हैं उसमें कणों के बीच में से पानी के रिसकर जाने की, नीचे चले जाने की क्षमता ज्यादा होती है, तो पानी को वो आने देती है। जैसे छलनी होती है, छलनी के छेद में से पानी निकल जाता है, तो वैसे ही बालू रेत होती है, उसके बीच में जो गैप होते हैं बालू के बीच में, बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स के बीच में, वहां से पानी इजीली परकुलेट करके चला जाता है नीचे। इसलिए सैंड की ये क्वालिटी होती है कि वाटर को अंदर की तरफ आने देती है।
एक तो ये क्वालिटी है सैंड की या बालू की। दूसरी चीज ये जो बारीक मिट्टी है इसकी क्या क्वालिटी है, बहुत बारीक कण जो होते हैं मिट्टी के, उनकी ये क्षमता होती है कि वो एक तो पानी को जल्दी से ग्रहण नहीं करते, सोखते नहीं है पानी को, और अगर एक बार पानी को सोख लिया तो सोख कर उसको लंबे समय तक पानी को अपने पास बनाए रखते हैं, वो जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होता है, पानी इवेपोरेट नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा सॉइल पढ़ाते वक्त एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई कपड़ा है, सैटिन का कपड़ा है, सैटिन के कपड़े को या इस तरह का जो चिकना कपड़ा होता है उस कपड़े को अगर आप बाल्टी में भिगोना चाहें तो वो एकदम से भीगता नहीं है, वो पानी को सोखता नहीं, पर एक बार अगर वो कपड़ा गीला हो जाए तो उसको सूखने में भी समय ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही ये बारीक कण वाली जो मिट्टी होती है, इसको जब पानी डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो इसमें पानी डाला आपने उसने सोख लिया एकदम से, वो धीरे धीरे पानी को सोखती है, और एक बार अगर सोख ले पानी को तो उसको लंबे समय तक अपने पास स्टोर करके रखती है। और दोमट मृदा जो होती है उसमें जल को ग्रहण करने की क्षमता होती है, मतलब पानी को वो अंदर भी आने देती है और थोड़ी देर तक पानी को अपने पास रखती भी है। तो अब जो है सॉइल, किस तरह की सॉइल अच्छी होगी इसके लिए, चावल के लिए, तो देखिए कोई भी सॉइल जब होती है तो उसमें एक तरह के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, एक तरह के कण नहीं होते, हर सॉइल के अंदर मिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, बड़े कण भी होते हैं, थोड़े थोड़े छोटे कण भी होते हैं, थोड़े मीडियम कण भी होते हैं। तो ऐसी मिट्टी जिसमें मीडियम कणों के साथ साथ चिकनी मिट्टी वाले कण या बारीक कण ज्यादा होंगे, वो ज्यादा समय तक पानी को पकड़ के रखेगी। इसलिए चावल की फसल के लिए चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी दोमट मृदा, या फिर हम कह सकते हैं चीका दोमट या क्लेई लूम जो सॉइल होती है, वो ज्यादा फेवरेबल होती है। अच्छा, हिंदी में मैंने, इंग्लिश में मैंने दोमट का उस टाइम लिखा नहीं था, बालू, दोमट को कहते हैं लूम। तो अभी हमने पार्टिकल्स के हिसाब से देखा, सैंडी होती है एक तो सॉइल बालू, एक होती है चीका और एक दोमट। चीका होती है क्लेई। कोई भी सॉइल जो होती है वो इनका मिक्सचर होती है। तो चावल के लिए जो सॉइल फेवरेबल होती है उसका नाम है चीका दोमट, या फिर आप कह सकते हो क्लेई लूम। चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, और वो चिकनी मिट्टी इसलिए क्योंकि बारीक कण जो है उसकी क्या क्वालिटी होगी, वो लंबे समय तक पानी को पकड़ के रखेगा, क्लेई लूम। तो चिकनी मिट्टी या चीका दोमट जो मृदा होती है वो चावल के लिए अनुकूल होती है। और ये चीका दोमट मिट्टी मिलती कहाँ है, तो ये चीका दोमट क्लेई लूम जो है ये मिलती है हमें डेल्टा क्षेत्रों में, तराई क्षेत्र जो होते हैं जो पानी में डूबे हुए होते हैं, वहां पर इस तरह की मिट्टी मिलती है, वहां चावल आसानी से ग्रो करता है। आपको पता होगा कि केरल के तटवर्ती क्षेत्र में, तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में, कावेरी कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में, इन सब नदियों के बेसिन और डेल्टा क्षेत्र में चावल की खेती अच्छी खासी होती है। प्लस उत्तर भारत में जो तराई क्षेत्र है, पहाड़ों से जब नदियां गिरती हैं, खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है पहाड़ों के तलछटी में, वहां पर भी चावल के विकास की सुविधा अच्छी होती है या मिट्टी फेवरेबल होती है। तो चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी में भी कैसी, चिकनी, तो क्लेई लूम सॉइल अच्छी होती है। और अगर इसको सिंपल भाषा में बात करें, ये क्या चल रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड अगर हो गया है, तो इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या अलूवियल सॉइल, जो पानी के साथ आती है, और इसको दूसरा नाम इसी का जलोढ़ मृदा भी हो सकता है। तो सिंपल भाषा में जलोढ़ या अलूवियल सॉइल। तो चावल जैसी फसल के विकास के लिए भौगोलिक स्थिति जो आवश्यक होती है वो तापमान परिस्थितियां 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, बोते समय थोड़ा तापमान कम होना चाहिए, पकते समय थोड़ा तापमान ज्यादा होना चाहिए, वर्षा की स्थिति, रेनफॉल की कंडीशंस 150 से लगभग 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जब फसल बोई जा रही है तब बारिश ज्यादा हो, इसीलिए चावल मानसून के समय उगाया जाता है, बोया जाता है, और मिट्टी जो चाहिए वो क्लेई लूम या हम इसको जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। तो ये तो बेसिक फीचर आपने देख लिया। और इसके अलावा जब किसी फसल की ये सारी क्वालिटीज देख रहे हैं भौगोलिक स्थिति, तो उसमें यह भी देखा जाता है कि किस तरह का धरातल या लैंडफॉर्म आवश्यक है इस फसल के विकास के लिए, कहां पर उग सकती है, कैसा लैंडफॉर्म होना चाहिए, क्या ये चावल पर्वतों पे उगता है या फिर कोई निम्न भूमि क्षेत्र में उगता है, कहां फेवरेबल कंडीशंस है। तो चावल के लिए जो सबसे अनुकूल धरातल चाहिए होता है वो होता है समतल, बिल्कुल फ्लैट लैंड एरिया होना चाहिए, क्योंकि समतल होगा तभी तो पानी वहां रुकेगा, नहीं तो अगर ढलान होगा तो पानी जो भी डालोगे वो ढलान के सारे पानी तो आगे चला जाएगा बहकर। इसीलिए समतल भूमि होनी चाहिए जिसमें पानी टिक सके, खासतौर पर जब चावल बोया जा रहा है तब पानी टिका हुआ होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, इसीलिए अक्सर चावल को उगाया जाता है समतल भूमि में। अब ये समतल भूमि दो जगह मिल सकती है, एक तो बिल्कुल निम्न भूमि क्षेत्र जहां पे कोस्ट लाइन आ जाती है, डेल्टा होता है, डेल्टा वाले रीजन बहुत लो लैंड रीजन होते हैं, और एक नॉर्मल प्लेन्स जो होते हैं जैसे गंगा का मैदान हुआ, सतलज का मैदान हुआ, उसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है पर वो फ्लैट लैंड ही होता है। तो समतल भूमि हमें दो जगह मिल सकती है, एक तो दलदली निम्न भूमि क्षेत्र, यह भी मैं लिखवाऊंगी, ये सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए इधर उधर सारी चीजें लिख दी। दलदली निम्न भूमि क्षेत्र, दलदली निम्न भूमि में कहां मिलती है, पानी में डूबी हुई लो लैंड रीजन, या तो हमें डेल्टा में मिलेगा या हमें मिलेगा तराई क्षेत्र में। तो डेल्टा और तराई क्षेत्र में जो स्वैम्पी लो लैंड रीजन मिलता है वो अच्छा होता है, स्वैम्पी लो लैंड, डेल्टा और तराई। जिन लोगों को तराई के बारे में नहीं पता, डेल्टा तो पता है, नदी जहां समुद्र में गिरती है वहां मुहाना बनाती है, वो डेल्टा होता है। तराई जिनको नहीं पता है, तो तराई और कुछ नहीं, पानी में डूबा हुआ जो दलदली भूमि होती है, स्वैम्पी लैंड, उसको कहते हैं तराई। बाद में आपके और इंडियन ज्योग्राफी होगी जिन लोगों की नहीं हुई तो अब आपको और समझ में आ जाएगा। समतल भूमि के अलावा कुछ एक उच्च भूमि क्षेत्र होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, वहां पे भी चावल उगते हैं, जैसे डेल्टा जितने नीचे स्थान नहीं है बट फ्लैट प्लेन्स तो है, तो ऐसे उच्च भूमि या हाईलैंड रीजन्स जो होते हैं जो फ्लैट होते हैं वहां पे भी चावल उगाए जाते हैं।
तो दोनों जगह के चावल में से ज्यादा अच्छा चावल और स्वादिष्ट चावल कौन सा होता है? तो देखिए दलदली निम्न भूमि में जो चावल बनते हैं, चावल की फसल उगाई जाती है, वहां का चावल बहुत टेस्टी होता है। और उच्च भूमि हाईलैंड रीजन्स में जो चावल उगाया जाता है, कई जगह इवन पर्वतीय क्षेत्र में भी कई जगह क्या करते हैं, भूमि को फ्लैट करके और फिर वो चावल उगा लेते हैं कुछ एक जगह। तो वहां पर अगर उच्च भूमि क्षेत्र में चावल उगा रहे हो तो उस स्थिति में जो चावल का पौधा होगा उसकी हाइट ज्यादा नहीं ग्रो करेगी, छोटे छोटे पौधे होंगे चावल के, प्लांट की साइज ज्यादा बड़ी नहीं होगी, और जो चावल के कण उगेंगे वो दाने भी छोटे छोटे होंगे। तो छोटे दाने वाले जो चावल हैं वो उच्च भूमि क्षेत्र में उगते हैं, और अच्छे प्रॉपर लंबे लंबे और अच्छे दलदली भूमि में अच्छे स्वादिष्ट चावल जो है वो उगते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान होना चाहिए कि दलदली भूमि ज्यादा अनुकूल है उच्च भूमि की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर स्वादिष्ट चावल बनते हैं। अच्छा, उच्च भूमि में जो चावल बनते हैं वो छोटे छोटे दाने वाले, उनका रंग भी थोड़ा मतलब आप कह लीजिए रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है, उसको पकने में भी समय लगता है, तो वो हाईलैंड रीजन के चावल होते हैं। अब चावल के बारे में ये सब भौगोलिक दशाएं तो आपको समझ में आ गई, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और लैंडफॉल। इसके अलावा भारत में चावल की स्थिति अगर हम देखें, इंडिया में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, ये सब। इन सब फसलों में खास तौर पर अगर हम खाद्यान्न फसलों को देखें तो कृषि भूमि जितनी भी है इंडिया में उसमें सबसे ज्यादा चावल ही उगाया जाता है। हम लोग पश्चिमी मतलब भारत वाले जो लोग हैं, राजस्थान वाले लोग, हमारा ज्यादा जो जोर होता है वो अनाज के ऊपर होता है, हम रोटी ज्यादा खाते हैं, तो इसीलिए हमें लगता है पूरे भारत के लिए जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं होनी चाहिए, क्योंकि हम गेहूं ज्यादा खाते हैं। पर ये हमारा मिसकंसेप्शन है। पूरे भारत के लिए अगर संपूर्ण भारत में पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल भारत की चावल है, गेहूं नहीं है। गेहूं दूसरे नंबर पे आता है। हम सिर्फ पश्चिमी भारत वाले लोग ही ज्यादा गेहूं और रोटियां हम ही तोड़ते ज्यादा, वहां के लोग जो है साउथ इंडिया के, ईस्ट इंडिया के, वो इतना, इवन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के वहां के लोग इतना ज्यादा गेहूं को नहीं खाते हैं। और इवन और हम वेस्ट राजस्थान में चले जाए तो मोटे अनाज का प्रचलन थोड़ा ज्यादा है। तो चावल सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जितना भी भारत में फसलें उगती है कृषि भूमि के ऊपर, उसमें से 23% जो कृषि भूमि है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड का 23% पार्ट पर क्या बोया जाता है? केवल चावल बोया जाता है। इसलिए चावल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चावल से रिलेटेड कुछ एक चीजें और देखते हैं। तो देखिए चावल से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र भी कई जगह स्थापित किए गए इंडिया में, रिसर्च सेंटर्स। उन रिसर्च सेंटर्स पे भी अभी जाएंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें हम लिख लेते हैं। तो लिखे उससे पहले देखिए हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो यहाँ लिखा है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। भारत की कुल कृषि भूमि के 23% भाग पर चावल बोया जाता है। चावल खरीफ की फसल है। अच्छा, चावल जो है खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन भी किसका होता है? चावल का। प्रोडक्शन भी चावल का होता है। ज्यादा भूमि भी किसने ले रखी है? चावल ने। ये जो पाई चार्ट है ये बताता है कि भारत में विभिन्न फसलों के अंतर्गत कितनी कृषि भूमि आती है। तो चावल के अंतर्गत 23% कृषि भूमि, गेहूं के अंतर्गत 15% कृषि भूमि, पल्सेस या दालों के अंतर्गत आती है 15% कृषि भूमि, न्यूट्री सीरियल्स मतलब पोषक जो ये अनाज होते हैं जिनको मोटे अनाज कहते हैं उनके अंतर्गत आती है 11% भूमि, ऑयल सीड्स या तिलहन के अंतर्गत 13%, कॉटन, कपास और अन्य फसलों के लिए भी कुछ प्रतिशत। ये प्रतिशत सबके याद नहीं रखने, ये यहाँ जो 23% लिखा है उसी का पाई चार्ट में दिखाया गया कि ये देखिए 23%। फिर ये देखिए अमंग फूड क्रॉप्स। अच्छा, ये देखिए ये दो रिसर्च सेंटर है चावल के। एक तो रिसर्च सेंटर है सेंट्रल नाम का, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक में, उड़ीसा में जो कटक है वहां, कटक उड़ीसा में सेंट्रल वाला है। कटक की स्पेलिंग सी से ही शुरू होती है इंग्लिश में, और यहाँ पर सेंट्रल राइस का रिसर्च सेंटर है। और एक इंडियन रिसर्च सेंटर है, वो इंडियन नाम का जो रिसर्च सेंटर है वो हैदराबाद में, और हैदराबाद अब किसका पार्ट है? तेलंगाना का। तो ये रिसर्च सेंटर्स के नाम भी लिखेंगे, पहले आप ये वाला लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर कर दूंगी अगर नहीं लिखा है तो। ये पाई चार्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 23% लिख लेंगे काफी होगा। तो लिखिए चावल के बारे में। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री। India is second largest rice producing country in the world. Second largest rice producing country in the world after China. After China. After China. फिर लिखिए भारत की कुल कृषि भूमि के 23%, कुल कृषि भूमि के 23% भाग पर चावल बोया जाता है। 23% भाग पर चावल बोया जाता है। राइस इज सोन ऑन अराउंड 23% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। 23% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। फिर लिखिए राइस इज सोन ऑन अराउंड 23% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। फिर लिखिए चावल खरीफ की फसल है। चावल खरीफ की फसल है। राइस इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप। खरीफ और रबी में तो अंतर पता है सबको। अच्छा, हमने लिखा भी था लास्ट क्लास में आई थिंक। चावल खरीफ फसल है। फिर लिखिए खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। अमंग फूड क्रॉप्स हाईएस्ट प्रोडक्शन इज ऑफ राइस। अमंग फूड क्रॉप्स हाईएस्ट प्रोडक्शन इज ऑफ राइस चावल का होता है। तो खाद्यान्न फसलों में आती कौन कौन सी फसलें हैं, क्या आपको जानकारी है? खाद्यान्न फसलों में आती है एक तो देखिए चावल आता है, गेहूं आता है, मोटे अनाज आते हैं और दालें आती हैं। तो वो खाद्यान्न फसलें होती है। फूड क्रॉप में ये सब इंक्लूडेड होते हैं और उनमें राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है।
अब हम रिसर्च सेंटर्स के नाम लिख लेते हैं। तो देखिए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक उड़ीसा में है और इंडियन नाम का हैदराबाद तेलंगाना में। और फिलीपींस की जो आप बात कर रहे थे, फिलीपींस में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है चावल का। अब उसमें इंटरनेशनल लेवल का तो कोई खास जरूरी नहीं है क्योंकि कोई क्रॉप्स बोली भी नहीं वहां। चलिए लिख लीजिए दोनों, और अब आगे बात करेंगे चावल को उगने के लिए जो भौगोलिक दशाएं चाहिए होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे अभी। और जो आप बोल रहे हो कई किताबों में कुछ एक गलत डेटा लिखा होता है, तो देखो किताबों में जो लिखा होता है उसको गलत डेटा नहीं कह सकते आप, ये हर साल डेटा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो आपको लेटेस्ट वो होता है सोर्स, उससे ये परसेंटेज वगैरह लेने होते हैं, क्योंकि पुरानी जो बुक्स होंगी या पुराने पब्लिकेशन होंगे तो जैसे ही प्रिंट होकर आते हैं तब तक तो डेटा चेंज हो जाता है। इसलिए आपको डेटा कहाँ से लेना है, तो एक बुक आती है गवर्नमेंट रिलीज करती है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस। और ये जो भी लेटेस्ट ईयर हो 2020, 2021, उस हर साल का ये रिलीज होता है। इसमें कोई बेसिक डेटा जो है वो आपको मिल जाता है, जैसे चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, चावल की प्रोडक्टिविटी कौन सी स्टेट में ज्यादा पाई जाती है, उत्पादकता किसमें ज्यादा है। तो कभी भी फ्यूचर में आपको अपडेट करना हो तो आप इस बुक से, इस पीडीएफ से रेफर कर सकते हो, इसको खोल के देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी आती है पीडीएफ, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी आपको अपडेट करना हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। अभी फिलहाल अपडेट्स की टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आपको लिखवा रही हूँ, करवा रही हूँ। और यहाँ पे जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का कितना प्रोड्यूसर, कितना परसेंट प्रोड्यूसर इंडिया, तो देखिए वर्ल्ड लेवल के डेटा में भी बहुत वेरिएशन है, कोई परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंडियन ज्योग्राफी में लिखा है ये राइस वाला पार्ट, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको ये डेटा कहाँ से लेना है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं चावल की भौगोलिक दशाएं जो हमने देखी थी, अभी समझी थी, उनको लिखेंगे। तो देखिए उपज की दशाएं, तापमान इतना, उष्ण, अच्छा एक और यहाँ पर है। तो देखिए जो चावल होता है उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उगाया जाता है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में ग्रो करता है। और उसमें जो ट्रॉपिकल रीजन में चावल उगाया जाता है उसको इंडिका कहते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है चावल, उसे क्वेश्चन जो बनेंगे इन्हीं में से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि पी में और क्या पूछेंगे, या तो उत्पादक राज्य पूछेंगे या ये कोई अजीब अजीब नाम जो है ये पूछे जाएंगे। तो ये उष्ण कटिबंधीय वाला, ट्रॉपिकल वाला चावल का नाम, और ये सब आपको याद रखना है। अब लिखते हैं इसके बारे में। तो लिखिए इसमें उपज की दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर ग्रोथ, उपज की दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। इसमें सबसे पहले तापमान लिखिए, तापमान, तापमान में लिखिए 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 20 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। फिर ब्रैकेट में लिखिए बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस, बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस, तथा while sowing 20 डिग्री सेल्सियस, while sowing 20 डिग्री सेल्सियस, तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस, and while reaping 27 डिग्री सेल्सियस temperature is required। पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, while sowing 20 डिग्री सेल्सियस and while reaping 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर उसके बाद आगे लिखिए, इसी में नीचे अलग से पॉइंट बना के, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के चावल को इंडिका, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के चावल को इंडिका, राइस ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन इज कॉल्ड इंडिका, राइस ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन इज कॉल्ड इंडिका, इंडिका। तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के चावल को जैपोनिका कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के चावल को जैपोनिका कहते हैं। एंड राइस ग्रोन इन, एंड राइस ग्रोन इन टेम्परेट रीजन इज कॉल्ड, टेम्परेट रीजन इज कॉल्ड जैपोनिका, जैपोनिका, जैपोनिका। ये दोनों नाम स्टार कर लेना, ये सीधे एनसीईआरटी में दे रखे हैं और एनसीईआरटी में शायद कहीं दे रखे हैं, और पूछने के चांसेस भी है, क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, 4-5-6 फसलें हैं, इन्हीं में से कुछ कुछ बन जाएगा। अब लिखिए वर्षा की स्थिति, रेनफॉल, रेनफॉल, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 to 200 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखिए बुआई के समय वर्षा अधिक चाहिए, बुआई के समय वर्षा अधिक चाहिए। More rainfall is required during sowing, more rainfall is required during sowing, बुआई के समय वर्षा अधिक चाहिए। फिर लिखिए चावल जल में अंकुरित होने वाला पौधा है, चावल जल में अंकुरित होने वाला पौधा है। राइस प्लांट जर्मिनेट्स इन वाटर, राइस प्लांट जर्मिनेट्स इन वाटर, जल में अंकुरित होने वाला पौधा है। इसे बोते समय खेत में लगभग, इसे बोते समय खेत में लगभग, राइस प्लांट जर्मिनेट्स इन वाटर, therefore while sowing, therefore while sowing
while sowing, बोते समय 20 से 30 डिग्री 20 से 30 सेंटीमीटर, बोते समय 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल, बोते समय खेत में 20 से 30 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं सॉरी 30 सेंटीमीटर गहरा जल 75 दिनों तक भरा हुआ होना चाहिए, 75 दिनों तक भरा हुआ होना चाहिए. Therefore, while sowing, the field should be filled with the field should be filled with 20 to 30 centimeter water for 75 days. 20 to 30 centimeter water for 75 days. 75 days. तो ये लिख लिया होगा. बोते समय पानी में डूबी हुई स्थिति होनी चाहिए, पूरा जो खेत है उसमें पानी डबाडब भरा हुआ. ठीक है, तो अब जो है हमने ये दशाएं वगैरह देख ली. अब हम चावल की किस्मों की बात करेंगे. अच्छा, मिट्टी विट्टी तो लिखेंगे, चलो वो भी लिखिए. उपज की दशाओं में ही आगे कंटिन्यू कीजिए. मिट्टी और धरातल के बारे में लिखिए. मिट्टी या सॉइल, चीका युक्त दोमट मृदा मतलब चिकनी दोमट, जिसको हम जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं. क्लेई लूम या सिंपल भाषा में कहें तो जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल. क्लेई लूम और एलुवियल सॉइल. धरातल में लिखिए समतल, धरातल होना चाहिए समतल. लैंडफॉर्म शुड बी फ्लैट. धरातल समतल. ब्रैकेट में लिखिए दलदली निम्न भूमि का चावल स्वादिष्ट होता है. दलदली निम्न भूमि का चावल स्वादिष्ट होता है. राइस ऑफ स्वैम्पी लोलैंड रीजन इज टेस्टी. राइस ऑफ स्वैम्पी लोलैंड रीजन इज टेस्टी, स्वादिष्ट होता है. उच्च भूमि का चावल का पौधा छोटा होता है. उच्च भूमि का चावल का पौधा छोटा होता है. राइस प्लांट ऑफ हाईलैंड रीजन, राइस प्लांट ऑफ हाईलैंड रीजन इज शॉर्ट. राइस प्लांट ऑफ हाईलैंड रीजन इज शॉर्ट. उच्च भूमि का चावल का पौधा छोटा होता है. इसका दाना छोटा एवं लाल रंग का होता है. इसका दाना छोटा एवं लाल रंग का होता है. And its grain is also small and red in color. And its grain is also small and red in color. Small and red in color. लाल से रंग का होता है, छोटा और लाल. Small and red in color. तो ये सबने लिख लिया होगा और ये अब आप लिख चुके हैं. तो अब हम किस्म वगैरह के बारे में बात करेंगे. हाँ, किस्म के बारे में बात करेंगे. हम वैरायटीज वगैरह डिस्कस करें उससे पहले जो आपके आ रहे कमेंट्स, तो कोचिंग कब खुलेगा ये आपको पता चल जाएगा. जैसे हमको न्यूज में पता चलेगा आपको भी पता चल जाएगा. और जैसे ही होगी ऐसी कोई स्थिति, हम तो तैयार बैठे हैं ऐसे रेडी स्टडी गो करके, तो जैसे खुलेगी हम चले जाएंगे, आ जाएंगे. हम लोग तो आ ही जाएंगे, आप लोग भी आ जाना. और आप टेंशन मतलब आप जहाँ पे भी बैठे हो आपको लगा हो कि हम तो वहाँ बैठे, बाढ़ में बैठे, हम जैसलमेर बैठे. कोचिंग एकदम खुल गई, इन्होंने कल खोल के पढ़ाना ही शुरू कर दिया, फिर हम पहुंचेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपको समय दिया जाएगा पहुंचने के लिए, तो बिल्कुल टेंशन ना ले. तो कोचिंग की टेंशन ना ले और आप पढ़ाई पे ध्यान दे पूरा, क्योंकि ये अनिश्चितता इसमें अभी भी बनी हुई है. हालांकि 2 अगस्त से कहा गया है, बट उसमें भी अभी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है. तो आप अब जो है अंदाजे लगाना छोड़ दीजिए, मैच्योर बनिए और जैसा भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, पढ़ाई तो हो रही है, एटलीस्ट इसी को न्यू नॉर्मल समझ के एक्सेप्ट कीजिए और इसी के साथ आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए अभी कुछ समय के लिए, जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता. दूसरी चीज, अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी वैकेंसी आ गई है, दूसरी चीज आपका नया जो है सिलेबस भी डाल दिया आरपीएससी ने. तो आरपीएससी जितना आगे डिस्कस करते हैं किस्मों के बारे में. अब देखिए राइस की जो वेराइटीज है, इनमें से कुछ किस्में तो हमें सीधे से याद करनी है. जैसे जया पहली बोनी किस्म है, फर्स्ट ड्वार्फ जो वेराइटी है वो है. जमुना, पद्मा, कृष्णा, रत्ना, ये सारी मेजर वेराइटीज है. ये तो ऑलरेडी थी. अभी जो नवीनतम चीज हुई है वो ये है और इसमें से सवाल बनने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं. अभी 2020 में ही जो विश्व खाद्यान्न दिवस था, वर्ल्ड ये जो कहते हैं वर्ल्ड फूड ग्रेन या वर्ल्ड फूड डे, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन की, उसकी हर साल जो वर्षगांठ होती है 16 अक्टूबर के आसपास, उस समय ये वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है. और उस विश्व खाद्य दिवस के ऊपर मोदी जी ने हमें देश को 17 जो है जैव संवर्धित किस्में प्रदान की है और रिलीज की है. अब ये क्या होती है, बायो फोर्टिफाइड जो वेराइटीज होती है उसमें जो नॉर्मल फसल होती है उसमें बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं. बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब नॉर्मल गेहूं को कुछ ऐसा बना देंगे कि उसमें प्रोटीन वगैरह ज्यादा मिले, जिंक ज्यादा मिले, आयरन ज्यादा मिले. तो आप केवल गेहूं खा रहे होंगे, पर गेहूं के साथ साथ आपको पौष्टिक तत्व और ज्यादा मिलेंगे. आपको पता है इंडिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं विकासशील देश जिनमें माल न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा समस्या है, मतलब कुपोषण की समस्या है. कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार जो है ये लेकर आई है और 17 नई जो वेराइटीज हैं वो डिक्लेयर की है गवर्नमेंट ने. आप इसको जाके न्यूज में पढ़ना, सारी 17 याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपके सिलेबस में चावल और गेहूं दे रखे हैं, तो उनकी जो लेटेस्ट अभी रिलीज हुई है वेराइटीज उनके नाम पता होने चाहिए. तो ये 17 नई वेराइटीज जो आई है, इनमें से चावल की जो वेराइटी इंट्रोड्यूस की गई है उसका नाम है सीआर धान 315. और ये जो सीआर धान है 315, इसमें जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती है. तो इससे प्री में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये करंट का भी है और हमारे जो फसल है जो सिलेबस में नहीं ऐड हुई है उससे रिलेटेड भी है. तो ये एक तो आप न्यूज देखना आज घर जाके, प्लस ये नाम तो लिखेंगे ही और बाकी पुरानी किस्में जो है वो तो हम अभी नोट डाउन करेंगे. आपने एक टर्म सुना होगा गोल्डन राइस. गोल्डन राइस क्या होता है और उसमें किस चीज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है? तो गोल्डन राइस जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, मतलब जीएम क्रॉप है. जीएम क्रॉप
तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में मतलब जिसमें जीन्स में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, नई तरह की फसल बन के आती है। बायो फोर्टिफिकेशन और जीएम क्रॉप्स में डिफरेंस होता है। बायो फोर्टिफिकेशन में तो नॉर्मल जो फसल होती है उसमें कुछ पोषक तत्व ऐड कर दिए जाते हैं, जबकि जीएम क्रॉप्स जो है उसके जीन्स ही चेंज कर दिए जाते हैं, उसकी जो पूरी संरचना है वो अलग तरीके से बनती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में जो सबसे फेमस क्रॉप है वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन या विटामिन ए जो है उसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, बीटा कैरोटीन। आपको पता होगा कि जीएम क्रॉप्स को लेकर अभी भी थोड़ी आशंका रहती है लोगों को कि पता नहीं ये सही भी है कि नहीं, इसको खाद्य पदार्थों में जीएम क्रॉप्स को यूज करें भी कि नहीं करें। और हर कंट्री इस तरह की जो जीएम क्रॉप्स है उनको अभी तक अपने फूड ग्रेन्स वगैरह में ऐड नहीं करने दे रही है। तो इंडिया में भी जीएम क्रॉप्स में केवल बीटी कॉटन जो है वही अलाउड है प्रोडक्शन करना, उसका उपयोग करना। और ये जो गोल्डन राइस और दूसरी जो जीएम क्रॉप्स है वो इंडिया में कोई खास अलाउड है नहीं, वो अभी बेसिक टेस्टिंग लेवल पे ही चल रही है। पर फिर भी एक क्वेश्चन अक्सर आता है गोल्डन राइस से रिलेटेड, प्री में बहुत से एग्जाम्स में पहले पूछा गया है, तो गोल्डन राइस में क्या ज्यादा मिलता है, विटामिन ए या बीटा कैरोटीन। तो ये किस्मों से रिलेटेड पूरा पार्ट है, इसमें सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लिखिए सबसे पहले किस्म, वैरायटी, वैरायटी, वैरायटी में लिखिए जया, हाँ वेरी गुड शैलेंद्र, हाँ समझा दूंगी सिलेबस किरण, मैं सिलेबस का जो स्क्रीनशॉट नहीं लेके आई हूँ। और रूप जो आप बोल रहे हैं कि 2-4 वैरायटीज और है, हाँ बहुत सारी वैरायटीज है इसकी, और भी कई सारी वैरायटीज है। इवन जब आपको राजस्थान ज्योग्राफी वाले सर जिन्होंने जिनकी हो चुका ऑलरेडी कोर्स, वो सर भी बहुत सारी लिखवाते हैं। ये कुछ बेसिक प्रजाति है, मतलब किस्में हैं, ये नाम पता होने चाहिए, प्लस अभी जो लेटेस्ट है उनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस है ये वाली। तो किस्म में लिखिए जया, पहली बोनी किस्म, फर्स्ट डॉफ वेराइटी, जमुना, पद्मा, कृष्णा, कृष्णा, रत्ना, इंग्लिश में यहाँ रत्न लिखा उसको रत्ना कर लेना, रत्ना, IR 18, 18 क्या IR 8, IR 8। और फिर अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, जेनेटिक रूप से संशोधित फसल, जेनेटिक रूप से संशोधित फसल जिसमें, जेनेटिक रूप से संशोधित फसल जिसमें, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इन विच, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इन विच, जिसमें बीटा कैरोटीन या विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जिसमें बीटा कैरोटीन या विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, इन विच बीटा कैरोटीन और विटामिन ए is found in high amount, beta carotene and vitamin A आशुतोष बता रहे हैं मैम चाक है भी तो मणिपुर का, ओके अभी देखते हैं, इसको भी लिखते हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और अब आप लिखिए ये जो लेटेस्ट 2020 वाला है, 2020 में प्रधानमंत्री ने इन 2020 प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड, इन 2020 प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड, 2020 में प्रधानमंत्री ने खाद्य फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में, 17 जैव संवर्धित किस्में, जैव संवर्धित किस्में देश को समर्पित की, देश को समर्पित की। इन 2020 प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड 17 बायो फोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स, 17 बायो फोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स टू द कंट्री इन, अच्छा ये तो लिख लिया इन 2020। फिर लिखिए जिसमें धान की CR धान 315, CR धान 315 नामक किस्म जिसमें अधिक जिंक पाया जाता है, CR धान 315 नामक किस्म में अधिक जिंक पाया जाता है। CR धान, इंग्लिश में भी धान लिखेंगे DHN, धान 315 इज बायो फोर्टिफाइड राइस वेराइटी विद हाई जिंक, बायो फोर्टिफाइड राइस वेराइटी विद हाई जिंक। चलिए अब आपने जो ये लिखी है फसलें, इनकी किस्म, इसमें एक और लिख लीजिए चाक, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, मणिपुर का है चाक, इसको GI टैग पे मिला हुआ है इसलिए इसको लिख लेते हैं। मणिपुर चाक काले से रंग का चावल होता है, चाक मणिपुर। अभी जो केशव बोल रहे हैं, केशव सही बात है, बट अभी देखो कोई डेट पर्टिकुलरली नहीं दे सकते, ट्राइंग माय लेवल बेस्ट।
भारत के चावल को कटोरा, हाँ चावल के कटोरे वगैरह हमने पहले लिखा है, शायद जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी कर रखी है उनको पता होगा। हमने छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में महानदी का बेसिन, एक कटोरे का आकार का बेसिन है, वहाँ चावल का उत्पादन होता है और इसीलिए छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। पर छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा इसलिए नहीं कहते कि वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ की नदी का बेसिन कुछ कटोरे नुमा है, जिसमें आसपास से सारी धाराएं जो है वो नीचे लोलैंड रीजन में बीच में जो है सेंट्रल पार्ट छत्तीसगढ़ का वहां आकर मिलती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है छत्तीसगढ़ में, सिर्फ जो है बेसिन जो है नदी का वो वैसा है कटोरे के आकार का। चलिए ये लिख लिया होगा। अब देखिए वेराइटीज आपने देखी, इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे हमारे यहाँ पर खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम, वेस्ट बंगाल और असम, आपको पता होगा खास तौर पर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, असम को भी थोड़ा अवॉइड कर दें, वेस्ट बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और ईस्ट इंडिया में राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, बारिश भी यहाँ ज्यादा होती है, इसी वजह से ईस्ट इंडिया में साल में चावल की 3 फसलें प्राप्त कर ली जाती हैं, 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और जो 3 क्रॉप्स ग्रो करते हैं राइस की उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनको नाम जानते हैं ओस, अमन और बोरो नाम से, अमन और बोरो और लास्ट है बोरो। अब ये कब ग्रो की जाती है ये हो सकता है आपसे पूछ लें और कोई स्टेट चुनने को बोला जाए तो आप पश्चिम बंगाल चुन सकते हो और अगर आपको पूछा जाए कब ग्रो होती है कौन से सीजन में, तो देखिए ओसमन और बोरो में आपको याद रखना है, आपको पता है शरद ऋतु आती है, ऑटम सीजन, शरद ऋतु के बाद आती है शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद बसंत आती है, पर बसंत को एक बार अवॉइड कर लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु। तो ये जो है शरदकालीन जो होता है ये चावल की वैरायटी उसको ओस कहते हैं। शरदकालीन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शरद ऋतु में इसको काटकर अपने पास मतलब रख लिया जाता है, भंडारण हो जाता है इसका। शरद ऋतु में ऑटम सीजन में जो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर वाला टाइम होता है तब तक काट लेते हैं इस फसल को और इसको भंडारण कर लेते हैं। अमन जो है इसको शीत ऋतु की फसल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शीत ऋतु में पक जाती है, इसको काटकर अपने पास रख लेते हैं, तो कटाई का जो समय होता है उस आधार पर इसको शीतकालीन कहा गया है। बोरो जो है ग्रीष्म काल के दौरान इसकी कटाई होती है, इसीलिए इसको ग्रीष्मकालीन चावल की प्रजाति माना जाता है या चावल की वैरायटी मानते हैं। तो ओसमन और बोरो से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए कर लिया आपने, चलो कर भी लिया फिर तो ठीक है। तो ये जो हमने पहले किया था कल, इसको ध्यान रखना, चावल की वैरायटी है, इसमें चावल आपकी फसल में आ भी गया है तो आपके आ सकता है, लिख भी चुके हैं हम शायद। ओके कर लिया हमने। चलिए अब हम बात करेंगे उत्पादन वाले राज्य। देखिए पहले उत्पादन वाले राज्य करें उससे पहले कुछ बहुत न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी की है, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट भी नहीं की, तो उनको शायद उत्पादन और उत्पादकता में डिफरेंस नहीं पता होगा। तो पहले उत्पादन और उत्पादकता में डिफरेंस देख लेते हैं। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। अब देखिए मान लीजिए कोई ये बहुत बड़ा 200 हेक्टेयर का खेत है किसी का, इस 200 हेक्टेयर के खेत पे चावल उगाए गए हैं, दोनों ही तरफ चावल उगाए जाए, इधर दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के पास केवल 1 हेक्टेयर का, और 200 कर दिया चलो 2 हेक्टेयर और इधर 1 हेक्टेयर का खेत। अब आपको नेचुरली दिख रहा है कि चावल का अगर दोनों प्रोडक्शन करेंगे, दोनों ही चावल उगा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जिस व्यक्ति के पास एरिया ज्यादा है वो ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा उत्पादन प्राप्त करेगा। गेहूं की जो जब मान लो जितना भी गेहूं यहाँ पे उगता है, सपोज मुझे नहीं ध्यान कि इतने खेत में कितना उगना चाहिए, बट सपोज अगर हम देखें मान लो इसको 2 क्विंटल जो है वो गेहूं का उत्पादन यहाँ से हो रहा है इसके खेत से, तो ऑब्वियसली इसके खेत से तो 2 क्विंटल होने नहीं वाला क्योंकि इसने भूमि भी कम यूज की है, इसका लैंड एरिया कम है, तो इसका जो उत्पादन है सपोज फॉर एग्जाम्पल हम मान लें 1.2 क्विंटल। तो अगर तुलनात्मक रूप से देखें, इसने 2 हेक्टेयर भूमि में 2 क्विंटल प्राप्त किया है गेहूं का उत्पादन और इसने केवल 1 हेक्टेयर में 1.2 क्विंटल प्राप्त कर लिया, और इसके पास अगर दुगनी जमीन होती तो शायद इसका जो प्रोडक्शन है वो इससे कहीं ज्यादा होता, 2.4 क्विंटल। इसका मतलब इस व्यक्ति की भूमि जो है लैंड वो ज्यादा उपजाऊ है, ज्यादा फर्टाइल है, और अगर हम दोनों को रियल मायने में सही मायने में इनकी तुलना करना चाहते हैं तो हम इनको देख सकते हैं कि पर यूनिट एरिया आप देखो, प्रति इकाई आयतन, केवल इसके खेत का 1 स्क्वायर किलोमीटर हम एरिया देखें और इसके खेत का 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देखें, तो दोनों के खेत के 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना उत्पादन होता है उसकी अगर तुलना करेंगे हम, तो इसके खेत में प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 1 हेक्टेयर में ये 1.2 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो है ये 2 हेक्टेयर के अंदर 2 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसका 1 हेक्टेयर की जगह लैंड 2 हेक्टेयर होती है तो ये 2.4 क्विंटल प्रोड्यूस करता क्योंकि इसकी भूमि ज्यादा उपजाऊ है। तो उत्पादकता का मतलब है पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन। मान लो इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इस खेत में प्रोडक्शन कितना इमेजिन करें, सपोज आई डोंट नो कितना होना चाहिए, 5 केजी, 5 केजी ज्यादा हो जाएगा बट हाँ चलो 5 किलो कर लेते हैं, ठीक है। सपोज इसकी 1 हेक्टेयर भूमि में मतलब सिर्फ इतने से एरिया में इसके यहाँ पे जो चावल उगाए इस खेत में वो 5 किलो है, दूसरी तरफ उतना ही 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इस एरिया में सपोज इसके यहाँ पर 6 किलो प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा किलोमीटर ज्यादा हो गया, सॉरी मीटर कर लेना किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मीटर कर लेना इसको। तो 1 स्क्वायर मीटर जो है एरिया उसमें इसने तो 5 किलो गेहूं चावल प्रोड्यूस किया और इसने 6 किलो प्रोड्यूस किया। तो अगर हम पर यूनिट एरिया देखें, छोटी सी इकाई को देखें, तो तुलनात्मक रूप से जिसके यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है पर यूनिट एरिया उसको हम उत्पादकता कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो प्रोडक्टिविटी देखी जाती है पर यूनिट एरिया, मतलब प्रति इकाई आयतन में देखी जाती है, क्षेत्र में देखी जाती है, जबकि ये उत्पादन जो है ये तो केवल देखते हैं कि कितना हुआ है, गिनती देखी जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, उत्पादकता और उत्पादन। हाँ काला चावल है मणिपुर में, अनीता सही कह रहे हो। चलिए ये समझ में आ गया डिफरेंस नए नए बच्चों को। तो अब देखिए स्टेट्स का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर हम देखते हैं, एक तो ये कौन से साल का हाईएस्ट प्रोड्यूसर पूछा जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है वो 2018-19 के ही डेटा अवेलेबल है।
तो 2018-19 के कृषि वर्ष के अनुसार यदि हम देखें तो भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन मतलब प्रोडक्शन किसने किया? पश्चिम बंगाल ने। दूसरे नंबर पर यूपी, फिर तीसरे नंबर पर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। जबकि उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, अभी जो समझाया था पर यूनिट एरिया किसके यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उत्पादकता में हर चीज में पंजाब ही आगे है। पंजाब भले छोटा सा देश राज्य है और इस छोटे से राज्य में ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, इसीलिए उत्पादन में तो ये पीछे रह जाता है, पर पंजाब उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी में बहुत आगे है हर चीज में, चाहे वो चावल की बात हो, गेहूं की बात हो। तो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पंजाब की ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। तो ये सीक्वेंस है। उत्पादन पूछा जाए तो आप ऐसे आंसर देंगे, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पूछी जाए तो ऐसे आंसर देंगे। तो लिखिए उच्च उत्पादन वाले राज्य, उच्च उत्पादन वाले राज्य, हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। और ये डेटा कब का है, कौन से वर्ष का? 2018-19, 2018-19 का। उच्च उत्पादन वाले राज्य, हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स 2018-19। गुड मॉर्निंग रविंद्र। और इसमें लिखिए उच्च उत्पादन वाले राज्य में सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। थैंक यू सुमेर सिंह। ओके पूजा, ठीक है। उच्च उत्पादन वाले राज्यों में हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में लिखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ये सीक्वेंस है, नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 3 पे पंजाब, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्या वो वॉल्यूम का प्रॉब्लम सबको आ रही है क्या? मैम प्लीज ज्योग्राफी टेस्ट की पीडीएफ डलवा दो। ओके, डलवाएंगे, मैं बात करूंगी, टेस्ट वालों को बोल दूंगी मैं, सुनिए ठीक है। चलिए अब उच्च उत्पादकता वाले राज्य लिख लीजिए, तब तक मैं बैटरी चेंज कर लेती हूँ। उच्च उत्पादकता वाले राज्य, हाँ ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, गुड। उच्च उत्पादकता वाले राज्य में लिखिए हाईएस्ट स्टेट्स विद हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, पंजाब नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, पंजाब, तमिलनाडु, फिर तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, तेलंगाना, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल। कोमल आप जो बोल रहे हैं बोरो राइस में काटने का बसंत लिखवाया था, फिर भी उसे ग्रीष्मकालीन बोलते हैं। हाँ बसंत के एंड तक और ग्रीष्म के स्टार्टिंग में काटते होंगे शायद, पर अगर आपको एनसीईआरटी में ग्रीष्मकालीन ही लिखा है, अगर आपको पूछा जाए मैच करने को बोला जाए, आप ग्रीष्मकाल से ही उसको मैच करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ होगा बसंत, बट आपने अच्छा असमन बोरो के ब्रैकेट में ये लिख ही लीजिए आप। ये प्री में अगर आया तो आपको सिर्फ ये शरदकालीन वगैरह शायद पूछ लिया जाए, तो प्री में इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं पूछेंगे आपको। औस लिख के औस के ब्रैकेट में लिख लीजिए शरदकालीन, अमन के ब्रैकेट में लिख लीजिए शीतकालीन, बोरो के ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्रीष्मकालीन, ऑटम, औस के ब्रैकेट में ऑटम, अमन के ब्रैकेट में विंटर, बोरो के ब्रैकेट में समर। ये सीधे प्री के लाइफ फैक्ट है, ये लिख लीजिए ओस अमन बोरो में। हाँ मेरे हंसने वाला वीडियो भी डाल दिया तुम लोग, कोई चीज मैं तो छोड़ते नहीं हूँ अब, इसीलिए मैं बातचीत करना छोड़ दूंगी, बस मैं रोबोट जैसे पढ़ाऊंगी आगे। हाँ अमर लाइव में आपको बहुत स्लो लग रहा होगा क्योंकि आप 1.5 की स्पीड से देखते थे। अब देखो मैं माना हूँ, आप जिस 1.5 की स्पीड से टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स यूज करके सुनते हो, उतनी स्पीड से मैं ना तो बोलती हूँ ना मेरे को बोलना आता है उतनी स्पीड से, तो बेयर विद मी प्लीज। सो और समन बोरो लिख लिया आपने, ये उत्पादन वाले राज्य भी लिख लिए। तो चावल में ये मेन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम गेहूं की बात करेंगे तो चावल में प्री में क्या आ सकता है, तो संभावना ये है कि प्री में औसमन बोरो पूछ लें और आपसे पूछ लिया जाए कि चावल को कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं, प्लस ये उत्पादन और उत्पादकता वाले प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन भी सीधे आ सकते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हेडिंग डालें गेहूं की, वीट। गेहूं, अब आपको याद होगा कल मैंने कल क्या लास्ट टाइम जब भी क्लास थी तब मैंने आपको बताया था कि गेहूं का उत्पादन जो है पश्चिमी भारत में जहां थोड़ी बारिश कम होती है वहां पे किया जाता है, क्योंकि 75 सेंटीमीटर के आसपास तक बारिश चाहिए होती है गेहूं को, 75 सेंटीमीटर के आसपास। वैसे 75 टू 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, बट 50 से 75 सेंटीमीटर भी होगी तो काफी होगी। तो गेहूं का उत्पादन 75 और उसके आसपास वर्षा वाले क्षेत्र में किया जाता है। गेहूं जो है वो सर्दियों में उगाया जाता है, शीतकाल में, इसीलिए गेहूं जो फसल है वो किसकी है, रबी की फसल है। रबी की फसल होने के साथ साथ सबसे फेवरेबल कंडीशंस गेहूं को उगाने की कहां मिलती है, तो सम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, मतलब वार्म टेम्परेट जो रीजन होते हैं वहां पे ग्रो किया जाता है। और खासतौर पर जो सबसे बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होता है वो पेरीज, पंपास, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वहां पे ये प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। तो गेहूं रबी की फसल है।
अब गेहूं को वर्षा तो 75 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, लगभग एनसीईआरटी वगैरह में जो अप्रोक्स लिखा हुआ है वो 50 से 75 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। लास्ट जो है गेहूं जहां तक उगाया जा सकता है वो 100 सेंटीमीटर तक उगाया जा सकता है। तो 100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, मान लीजिए यहाँ ये सपोज ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पर एक हम लाइन बनाए समवर्षा रेखा, मतलब समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, यहाँ पर अगर हम लाइन बनाए 100 सेंटीमीटर की, इसका मतलब ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके ईस्ट में चले जाए तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, जिसके वेस्ट में चले जाए तो 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये 100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है या आइसो हाइट लाइन है, ये भारत के चावल उत्पादन वाले क्षेत्र और भारत के गेहूं उत्पादन वाले क्षेत्रों को अलग करती है। यूपी बिहार तो कहीं अगर पूछा जाए तो कितने सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन डिवाइड करती है राइस और व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स को, वो 100 सेंटीमीटर की है। तो आइसो हाइट लाइन कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कहा जाता है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, तो एक तो चावल और गेहूं के बीच की समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर की है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस बारिश कितनी चाहिए इसको, तो वो बारिश इसको चाहिए 75 सेंटीमीटर के आसपास। ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं टेम्परेचर कंडीशंस कितनी चाहिए इसको। तो तापमान परिस्थितियों की यदि बात करें, क्योंकि रबी की फसल है, सर्दियों में उगती है, तो सर्दियों में टेम्परेचर कम चाहिए होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रफ आइडिया दिया था कि जो भी रबी की फसलें होती हैं वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में ग्रो करती हैं। तो हाँ, इसको भी लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। पर गेहूं को कब तापमान ज्यादा चाहिए, कब कम चाहिए, तो जब गेहूं को बोते हैं, इसके बीज डालते हैं, तब तो इसको कम तापमान चाहिए। सोइंग जब हो रही होती है तब ओनली 10 डिग्री सेल्सियस जब बोया जा रहा है। फिर उसके बाद जब वो ग्रो कर रहा है, विकास हो रहा है उसका, तब उसको 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और पक गया है अगर गेहूं, तो पकते समय उसको 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो गेहूं को शुरू में थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए, फिर जैसे जैसे फसल उगती है वैसे वैसे तापमान परिस्थितियां जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, इसीलिए सर्दियों में बोया जाता है और जैसे जैसे सर्दियां खत्म होने वाली होती है उसके बाद इसको काटा जाता है। ये गेहूं की फसल जो है, इसके लिए सर्दियों में होने वाली मावट वर्षा काफी लाभदायक है। मावट, सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, गर्मियों में जो होती है वो मानसून वर्षा होती है। तो अभी जो हो रही है वो मानसून वर्षा है, तो ये मावट वाली वर्षा इसके लिए लाभदायक है। अब धरातल की और मिट्टी वगैरह की बात करें तो मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी में जैसा मैंने बताया, चावल की फसल को पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी को पकड़ के रखे, खूब सारा पानी उसमें होल्ड हो सके, रह सके। तो इसीलिए चावल के लिए जो मिट्टी चाहिए वो चिकनी मिट्टी चाहिए, चिकनी दोमट। इसमें गेहूं की फसल में ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है, इसीलिए गेहूं की फसल के अंदर दोमट मिट्टी ऐसी हो जिसमें बालू के कण हो, जिसमें पानी आए, थोड़ी देर रुके और फिर इवेपोरेट हो जाए या नीचे चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी की इसको जरूरत नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी गेहूं की जो फसल है वो बलुआई दोमट, बलुआ दोमट जो मृदा होती है उसमें अच्छी उगती है ये गेहूं की फसल। बलुआ दोमट मतलब सैंडी लूम। सैंडी लूम और जो अभी हमने देखी थी चीका दोमट या क्लेई लूम, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लेई लूम में बहुत सारा पानी लंबे समय तक रहता है, जबकि सैंडी लूम में बहुत सारा पानी लंबे समय तक नहीं रहता है। पानी लेती है ये और यूज करती है, फिर वापस नीचे चला जाता है, या तो वाटर ग्राउंड वाटर बन जाता है या फिर इवेपोरेट हो जाता है। तो इसमें जो मिट्टी चाहिए वो सैंडी लूम तरह की चाहिए। सैंडी लूम वगैरह ना बोले, सिंपल भाषा में अगर पूछे तो सिंपल भाषा में एलुवियल सॉइल, या जिसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, वो इसके लिए आवश्यक होती है। प्लस आपको पता है कि सर्दियों में पाला भी पड़ता है, पाले की फ्रॉस्ट की कंडीशंस भी होती हैं। तो गेहूं की फसल के लिए पाला जो है वो थोड़ा सा नुकसानदायक है, पाला नहीं पड़ना चाहिए। एटलीस्ट 100 दिन जब वो गेहूं की फसल विकसित हो रही है तो 100 दिन ऐसे हो जो पाला रहित हो। पाला रहित, पाला मतलब फ्रॉस्ट कंडीशंस उस समय ना हो, फ्रॉस्ट फ्री 100 डेज। तो ये आवश्यक है ताकि गेहूं अच्छे से पक जाए, जब वो ग्रो हो रहा है तब पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो ये गेहूं के विकास के लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं वो है। धरातल की अगर बात करें लैंडफॉर्म, कि कैसे लैंडफॉर्म के ऊपर ये ग्रो करता है, तो इसमें भी लैंडफॉर्म समतल ही चाहिए, फ्लैट। कोई ज्यादा कोई पहाड़ी क्षेत्र में विकसित नहीं होता, फ्लैटलैंड एरिया में ये डेवलप होती है गेहूं की फसल। तो गेहूं इस तरह से उगाया जाता है। इंडिया में अगर देखें तो वेस्टर्न इंडिया जो है उसमें गेहूं का उत्पादन वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है, और वेस्टर्न इंडिया में लोगों की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी गेहूं। आप देखेंगे हम लोग ज्यादा गेहूं खाते हैं, दिल्ली वाले लोग ज्यादा गेहूं पे डिपेंड करते हैं। प्लस और पश्चिम में चले जाए तो मोटा अनाज काम में लिया जाता है। तो ये वीट से रिलेटेड बेसिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं मावट को, हाँ बिल्कुल सही है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सताइवा, हाँ ओराइजा सताइवा सही है। चलिए अभी गेहूं के बारे में लिखते हैं। अच्छा देखिए, चीन के बाद गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, और ज्योग्राफिकल कंडीशंस ये चाहिए होती है, वर्षा इतनी और ये समवर्षा, सिंपल सिंपल जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये लिखिए, जर्मनी में अभी पका है गेहूं, ओके। नहीं, पीएसआई में ये नया सिलेबस नहीं अप्लाई होगा, पीएसआई में तो पुराना वाला ही है, क्योंकि ये सिलेबस जो आया है ये आरएस के नाम से आया, तो पीएसआई में पुराना सिलेबस ही चलेगा अभी। तो गेहूं में लिखिए, चीन के बाद भारत, चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आफ्टर चाइना, आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। चलिए
अच्छा चलो तापमान लिखिए है। अच्छा एसी बहुत ज्यादा ठंडा कर रहा है, यहाँ है ना रबी की फसल जैसी परिस्थितियां बन गई हैं। चलिए अब लिखिए तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। महेंद्र अभी बताती हूँ मैं, पहले ही लिख लो। तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अराउंड 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। फिर ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में हाँ ब्रैकेट में लिखिए। फिर उगते समय 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय उगते समय 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस while sowing, 15 डिग्री सेल्सियस while growing, 15 डिग्री सेल्सियस while growing। बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस, पकते व काटते समय 20 डिग्री सेल्सियस, पकते व काटते समय 20 डिग्री सेल्सियस। while growing 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस while growing, 20 डिग्री सेल्सियस while reaping and harvesting। ओके हमारे बाद में देख लेना आप, रीपिंग एंड हार्वेस्टिंग। अब टेम्परेचर के बाद रेनफॉल कंडीशंस लिखिए। रेनफॉल वर्षा, वर्षा में लिखिए 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 to 75 सेंटीमीटर। उगते समय अधिक वर्षा, उगते समय अधिक वर्षा, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। मोर रेनफॉल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सोइंग, मोर रेनफॉल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सोइंग, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सोइंग। फिर लिखिए 100 दिन पाला रहित होना आवश्यक है, 100 दिन पाला रहित होना आवश्यक है। 100 frost free days are necessary, 100 frost free days are necessary। फिर लिखिए 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जय हो 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन separates, 100 centimeter iso height line separates the regions of rice and wheat production, the regions of rice and wheat production, rice and wheat production। चलिए लिख लीजिए। फिर तब तक मैं बताती हूँ। महेंद्र जो आप पूछ रहे हैं कि जो लोग एसआई दे रहे हैं उनको एग्रीकल्चर में क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो जो लोग एसआई दे रहे हैं उनको केवल ये चावल गेहूं ही नहीं दूसरी कुछ फसलें हैं उनके भी प्रमुख उत्पादक राज्य पता होने चाहिए। हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर शायद एक बार मैंने पीडीएफ डलवाया था कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स जो है वो कौन से हैं, उसको देख सकते हो आप। नहीं तो जो पीएसआई में जो नोट्स दिए थे वो आपको दे देंगे। और उसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, और जो अभी आपने करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ा होगा कि खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा भारत में, और जो है चावल का कितना रहा, रिकॉर्ड प्रोडक्शन कुछ एक फसलों में किए गए वो कौन से हैं, कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, आपको पता है एग्रीकल्चरल ईयर कब से कब तक होता है। कृषि वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से और खत्म होता है 30 जून को, तो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में कृषि वर्ष रहता है। कई एग्जामों में कृषि वर्ष की अवधि पूछी गई है तो वो ड्यूरेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। और क्या पूछ सकते हैं, और जो रिसर्च सेंटर्स हैं डिफरेंट फसलों के, चावल के, गेहूं के, इनके सबके, गेहूं के क्या गन्ने वगैरह के, इनके नाम या इनके स्थान जो है हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं। और अभी जो लाइफ स्टॉक सेंसस आया था, ये जो पशुधन की जनगणना आई थी, जनगणना क्या पशुधन गणना आई थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कहाँ कोई परिवर्तन हुआ है, कौन से राज्य में पशुओं की संख्या में कमी आई है या बढ़ोतरी कहाँ हुई है, ये सब चीजें। सबसे बड़ा जो है मतलब राज्य कौन सा है जिसमें गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है, भैंस सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, ऐसे कुछ सवाल लाइफ स्टॉक से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं पीएसआई में। बाकी पीएसआई में आप इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ो, तो इंडियन ज्योग्राफी में भले आप नदियां वगैरह थोड़ा कम करना, बट बेसिक जो है पर्वत पठार वो तो करने ही करने, वो तो सीधे सीधे आएंगे। और क्या बचा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो यही सब चीजें आएंगी, आप इतना डिटेल में कर चुके हो तो आपको बहुत इजी रहेगा। और देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी कराते समय उस समय काफी लोग कह रहे थे कि नदियां नहीं है, तो देखो अच्छा वो हमने कर ली, नदियां मरुस्थल सब कर लिया हमने एक साथ ही विस्तार में, नहीं तो अभी हमें वापस भाग भाग के वापस से नदियां करनी पड़ती और वापस वर्ल्ड ज्योग्राफी को उठाना पड़ता। तो इसीलिए जो किया है पढ़ाई की भी बेकार नहीं जाती है, फायदा ही होता है, तो हमने एक्स्ट्रा किया तो अच्छा रहा। तो महेंद्र क्लियर हो गया होगा, कोई और डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी वो पीएसआई में दे रखे वो आपको भी दे देंगे क्या है। चलिए अब जो है गेहूं में ये जो मिट्टी मैंने बताई थी वो भी लिख लेते हैं। मिट्टी बलुआई दोमट, सैंडी लूम, सैंडी लूम, यस डेफिनेटली मनमोहन हो जाएगा। चलिए मिट्टी का नाम लिखा बलुआई दोमट। अब देखिए गेहूं की जो किस्म है, वेराइटीज, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। और अभी जो 1745 जो वेराइटीज आई उनमें से गेहूं की कौन सी है, तो गेहूं की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज हैं, कुछ एक मेजर वेराइटीज हैं, गिरजा, अर्जुन, मालविया, बारा, सोनालिका, जो बोनी किस्म है। बोनी किस्म का पौधा थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये तो वेराइटीज पहले से थी। अभी जो बायो फोर्टिफाइड 17 क्रॉप्स की वेराइटीज निकाली है जैव संवर्धित, उनमें से गेहूं की जो लेटेस्ट निकाली गई है वो है HI, HD, ये नंबर भी है, DBW, DDW, MSE, S
और इन सब वेराइटीज में जो गेहूं की नई निकाली है सरकार ने उसमें प्रोटीन, आयरन और जिंक ज्यादा है। इससे क्वेश्चन क्या पता बन जाए, क्योंकि अभी ये 2020 में ही मोदी जी ने 17 खाद्यान्न फसलों में गेहूं की ये फसलें गेहूं की ये किस्में जो है रिलीज की है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर की अगर बात करें, सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य वीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो यूपी है, फिर सेकंड नंबर पे फिर पंजाब, एमपी, हरियाणा, राजस्थान। उत्पादकता की वापस से बात करें, प्रोडक्टिविटी, तो वही प्रोडक्टिविटी में हमेशा ही आगे रहता है कौन? पंजाब। प्रोडक्टिविटी आते ही समझ लो कि अच्छा पंजाब ही आगे होगा, छोटा है पर इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है, थोड़े से एरिया में भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर लेता है ये। तो ये कुछ प्रमुख चीजें। और खाद्यान्न फसलें जो है, अभी इससे पहले हमने देखा था खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वीट, इसका चावल का, पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता गेहूं की ज्यादा है। हमें विश्वास नहीं होता, हमें लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बट चावल प्रोड्यूस ज्यादा होता है, पर गेहूं को जितनी भी लैंड मिलती है उस हिसाब से गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा खासा है। तो गेहूं की उत्पादकता ज्यादा है, जबकि चावल का उत्पादन ज्यादा है। राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है, वीट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर है? तो अब जो है लिखिए इसके बारे में, किस्म, वेराइटी। रजनी आप पूछना फोन करके, आता है ऑप्शन तो इसमें स्पीड वाला। किस्म गिरजा अर्जुन मालविया 12, गिरजा अर्जुन मालविया 12, सोनालिका, गिरजा अर्जुन मालविया 12, सोनालिका। सोनालिका जो है ये बोनी किस्म है। सोनालिका इज ड्वार्फ वेराइटी। ड्वार्फ वेराइटी। फिर जैव संवर्धित किस्मों में बायो फोर्टिफाइड जो वेराइटीज हैं, जो अभी 2020 में मोदी जी ने रिलीज की है, 2020 की, इनके सीधे नाम लिखिए, HI1633। हाँ नीता करवाएंगे। HI1633, HI1633। दूसरा लिखिए HD3298, HD3298, 3298। आगे लिखिए DBW, DBW 203, DBW 203, 203। फिर DDW 48, DDW 48। उसके आगे लिखिए MACS 4058, MACS 4058। और उसमें अब लिखिए ब्रैकेट में प्रोटीन, लौह एवं जिंक, प्रोटीन, लौह एवं जिंक अधिक, हाई प्रोटीन आयरन एंड जिंक कंटेंट, हाई प्रोटीन आयरन एंड जिंक कंटेंट, जिंक कंटेंट। चलिए अब जो है आगे उत्पादन वाले राज्य जो है वो लिखेंगे। अधिक उत्पादन वाले राज्य, हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अधिक गेहूं उत्पादन वाले राज्य, उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे। उत्पादन में लिखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। महेंद्र अभी करेंगे, पहले ये लिख लो। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। उत्पादन वाले राज्य लिख रहे हैं, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फर्स्ट नंबर पे यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे पंजाब, पंजाब। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान। अब आगे लिखिए अधिक उत्पादकता वाले राज्य, अधिक उत्पादकता वाले राज्य, स्टेट्स विद हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। मीर जो रबी और खरीफ की क्रॉप्स हैं उनके थोड़े बेसिक नाम तो आने चाहिए ना, पिछली क्लास वाले थोड़ा सा देख लेना। अधिक उत्पादकता वाले राज्य, स्टेट्स विद हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, उसमें नंबर 1 पे पंजाब, नंबर 1 पे पंजाब, दूसरे नंबर पे हरियाणा, नंबर 1 पे पंजाब, दूसरे नंबर पे हरियाणा। हाँ सब 2018-19 के हिसाब से है। पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात। वैसे तो ये 5 ही काफी होंगे, फिर भी लिखना चाहो गुजरात के बाद बिहार है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। और फिर एक लास्ट लाइन और लिख लीजिए, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं की पाई जाती है। प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं की पाई जाती है। अमंगस्ट फूड क्रॉप्स wheat has highest productivity. Amongst food crops wheat has highest productivity,
हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। जबकि चावल का क्या होता है, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा है खाद्यान्न फसलों में, और इसका उत्पादकता सबसे ज्यादा है, गेहूं की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अभी जो मंजू ने पूछा कि क्या पूछे थे मंजू, हाँ मंजू ने पूछा कि क्या इनकी फसलों के रोग भी आ सकते हैं। हाँ, कोई बहुत महत्वपूर्ण रोग हो तो क्या पता चांसेस है आ ही जाए। और अभी जैसे नया सिलेबस आया उसके साथ ही मैंने जो नए नोट्स हैं जितना हो सकता था राइस वगैरह का उतना मैंने एड ऑन किया है। डिजीजेस और देख लेंगे, कल मैं देख के ले आऊंगी। और क्या था, महेंद्र जो पूछ रहे थे, महेंद्र पूछ रहे थे कि हमने क्या लिखा है गेहूं में। हमने गेहूं में लिखा है कि उगते समय अधिक वर्षा, मतलब उगते समय थोड़ा इसको पानी की नमी की जरूरत होती है, और उसका मतलब ये नहीं है कि सर्दियों में बहुत सारी भारी बारिश हो। इस साइड भारी बारिश नहीं भी हो तो सिंचाई कर दो, जब बोए जाते हैं गेहूं तब सिंचाई होनी चाहिए। और इसमें जो बोला गया है 75 से के आसपास वर्षा, तो ये एनुअल रेनफॉल की बात हो रही है। जिस एरिया में आप गेहूं उगाना चाहते हो वहां की जो वार्षिक वर्षा की स्थिति है लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास तो होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर ग्रो करते समय या शुरुआत में बोए जाने पर थोड़ा पानी मिल जाए गेहूं की फसल को तो ज्यादा अच्छा होता है। तो गेहूं यहाँ पे महेंद्र उसका कहने का मतलब ये था। और मैं मेरे, हाँ गोविंद, आपके जो चल रही है बीएससी, जनरली थर्ड ईयर में जो होते हैं स्टूडेंट्स वो फॉर्म फिल करते हैं, और फिर वो जब ग्रेजुएशन उनकी हो ही जाती है, जब भी वो एग्जाम होता है उस टाइम तक, तो ये आप देखना उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1 जनवरी वाला पॉइंट जो है, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कपास की फसल के लिए, कॉटन, हेडिंग डाले कॉटन। कॉटन, हाँ अभिषेक, प्रोडक्टिविटी राजस्थान में यूपी की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। चलिए, इनके न्यू डेटा आ सकते हैं क्या, कौन पूछ रहे हैं। तो न्यू डेटा जो है इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड न्यू डेटा की अगर आप बात कर रहे हैं तो इतना जल्दी न्यू डेटा नहीं आएंगे। इस साल अगर हो जाता है तो इतना कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये न्यू डेटा वाली बात भी यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, कृषि वर्ष जो है, एग्रीकल्चरल ईयर जो होता है वो 1 जुलाई से लेकर और 30 जून तक होता है। सपोज अभी जो चल रहा है, मान लो अभी ये 2021 चल रहा है, अभी 2021 में को छोड़ देते हैं, अभी 2021 का तो कृषि वर्ष शुरू हुआ है। 2020 के कृषि वर्ष की बात करते हैं तो 2020 का जो कृषि वर्ष शुरू हुआ होगा वो 1 जुलाई को हुआ होगा, और 2020 का कृषि वर्ष खत्म कब हुआ होगा, 2021 के 30 जून तक खत्म हुआ होगा। अब कोई भी कृषि वर्ष होता है, एग्रीकल्चरल ईयर होता है, उस एग्रीकल्चरल ईयर का एस्टिमेट आता है, मतलब उस कृषि वर्ष में जो खाद्यान्न उत्पादन है या ओवरऑल जो फसलों का उत्पादन है उससे संबंधित अनुमानित आंकड़े भेजे जाते हैं सरकार के द्वारा। तो कोई भी कृषि वर्ष जब होता है तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आता है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन आता है, एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन का अग्रिम अनुमान पहला। और इसी तरह से 4 अग्रिम अनुमान आते हैं, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 4 बार साल में हर क्वार्टर में रिलीज किए जाते हैं। जैसे जुलाई में एग्रीकल्चरल ईयर शुरू हुआ तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर के एंड तक आपको फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास तक। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर के एंड तक या जनवरी के स्टार्टिंग में आपके पास सेकंड एडवांस एस्टिमेट आ जाएगा। फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के एंड तक या अप्रैल में आपके पास थर्ड एडवांस एस्टिमेट आ जाएगा उत्पादन का, प्रोडक्शन का। और लास्ट जो आएगा अप्रैल के बाद, अप्रैल में जून, तो जून के आसपास, जून जुलाई का आ जाएगा, जून तक का तो महीना लिया जाएगा, जुलाई तक एस्टिमेट आ जाएगा, लगभग जून जुलाई तक। तो ये हर कृषि वर्ष के, हर एग्रीकल्चरल ईयर जो होता है उसके 4 एडवांस एस्टिमेट रिलीज होते हैं, और 4 जो अनुमानित ये जो आंकड़े रिलीज होते हैं अग्रिम अनुमान, इन अग्रिम अनुमानों के बाद फाइनल जो एस्टिमेट है वो लास्ट में आता है। और फाइनल एस्टिमेट को आने में, जैसे जून जुलाई तक फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आया है, तो फाइनल एस्टिमेट अगले साल जनवरी तक आता है, जनवरी दिसंबर जनवरी तक आता है। तो इसका मतलब किसी भी कृषि वर्ष का जो फाइनल डेटा होता है वो हमारे पास इतना जल्दी नहीं पहुंचता है। 2020 का जो फाइनल डेटा है, 2020 का फाइनल डेटा हमारे पास कब आएगा, अभी अभी रिसेंटली हमारे पास 2020 का चौथा जो अग्रिम अनुमान है वही आया है। आप करंट अफेयर्स की मैगजीन खरीदोगे उसमें सब जगह ये लिखा होगा चौथा अग्रिम अनुमान आया कृषि का। तो अग्रिम अनुमान से कुछ नहीं होता, अग्रिम अनुमान चेंज हो जाता है, फाइनल डेटा नहीं है वो। तो आपको कभी भी याद करना हो तो फाइनल डेटा याद किया करो। तो फाइनल डेटा कौन सा है, तो 2020-21 का तो कुछ फाइनल डेटा आया नहीं है, तो फाइनल डेटा किसका अवेलेबल है, 19-20 का अवेलेबल है। 19-20 में भी चावल कितना उत्पादन हुआ, गेहूं कितना हुआ, केवल यही आया है। और आपके जो राज्यों के हिसाब से बड़े उत्पादक राज्य हैं उनका डेटा अभी तक उससे भी पहले वाले साल का ही अवेलेबल है, 18-19 का। तो आपका जो डेटा चेंज होगा इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, बहुत सारे एस्टिमेट्स आते हैं तब जाके फाइनल डेटा रिलीज होता है। तो हर क्वार्टर में ये जो अग्रिम अनुमान आएंगे उसको देख के विचलित ना हो, करंट अफेयर्स की मैगजीन को देख के और हर चीज रटने मत लग जाना। आपको अगर पीएसआई के लिए याद करनी हो चीजें तो आप क्या याद करेंगे, तो ये जो चौथा अग्रिम अनुमान वगैरह दे रखा होगा आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन में, उसमें बगल में 19-20 का भी उत्पादन दे रखा होगा, और अग्रिम अनुमान जो दे रखा होगा वो 20-21 के वर्ष का दे रखा होगा। तो अग्रिम अनुमान तो चेंज होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 19-20 का डेटा जो है वो लगभग फाइनल होगा। तो 19-20 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, चावल कितना रहा, वो याद कर सकते हो आप चाहो तो। और वैसे मैं डेटा प्रोवाइड करवा दूंगी जो ऐसा ही देना चाह रहे स्टूडेंट्स, वो टेंशन ना ले। और आरएस में ऐसा कुछ अब आएगा नहीं, पूछेंगे नहीं, आखिरी सीधे सीधे आपके गेहूं कपास ये सब पूछे जाएंगे। तो चलिए कॉटन के बारे में डिस्कस करते हैं।
अब देखिए कॉटन के बारे में हमने पहले लास्ट क्लास में ये देखा था कि कॉटन का प्रोडक्शन किस साइड होता है। हमने देखा कि वेस्टर्न इंडिया जो है, महाराष्ट्र, गुजरात वाला ये वाला सेक्शन, यहाँ पे 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास उगाई जाती है। कपास को भी अगर हम देखें तो इसको भी टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए। खासतौर पर कपास का या कॉटन का जो पौधा विकसित होता है, उसके बाद जब उसमें कॉटन लग जाती है, उसकी बडिंग हो जाती है, उसमें जो कपास है वो दिखने लगती है, तो लास्ट में जब कपास पक जाती है तब शुष्कता होनी चाहिए, क्योंकि तब अगर बारिश हो गई तो वो जो कॉटन बनी है वो गीली हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। इसीलिए अंतिम समय में पकते समय शुष्कता या एरिड कंडीशंस होना जरूरी है, उस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए। एक कॉमन पॉइंट जो इतनी बार शायद आपने इतना कॉमन है कि बचपन से सुना होगा और हमने भी मिट्टियां करते हुए देखा होगा कि मृदा जो है, जो कपास की खेती के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो फेवरेबल सॉइल होती है वो काली सॉइल, काली मिट्टी जो लावा से बनती है। लावा वाली चट्टाने जो है, बसाल्ट की चट्टाने, उनके टूटने पिसने से बनती है। साउथ इंडिया में जहां पे भी ब्लैक सॉइल है वहां पे कॉटन कल्टीवेशन अच्छा खासा होता है। तो इसके लिए कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, कपास की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? काली मिट्टी। बारिश कितनी होनी चाहिए? लगभग 50 से 100। टेम्परेचर ज्यादा ही होना चाहिए, 20 से लगभग 30 डिग्री के आसपास। खासतौर पर पकते समय शुष्क परिस्थितियां होना जरूरी है। कपास के बारे में जब भी ये पूछा जाता है तो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद मैंने आपको लिखवाया भी होगा जब वो कॉमन हमने लिखा था, 210 पाला रहित दिन हमने लिखा था। 210 पाला रहित दिन जरूर से याद रखना है, क्योंकि इसमें ये पाला रहित दिन या फ्रॉस्ट फ्री डेज का पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, कैसे पूछते हैं? तो देखो, 2-4 आपको सेंटेंस दे देते हैं कि फसल को पहचानिए, इस फसल को इतना तापमान चाहिए, इस फसल को इतनी बारिश चाहिए, इतने दिन पाला रहित होने चाहिए। निम्नलिखित में से ये कौन सी फसल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रो इन सच ज्योग्राफिकल कंडीशंस? फिर चारों में से आपको ऑप्शंस में से एक फसल चुननी होगी, तो इसलिए ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो देखिए, उपज के लिए जो दशाएं चाहिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमने पहले लिखा था फर्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर की। फिर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए वर्षा। 210 पाला रहित दिन होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछते हैं। 210 पाला रहित आते ही आंख बंद करके कपास को टिक कर दो, आंख बंद करके तो मत करना, इधर उधर हो जाएगा। तो 210 पाला रहित दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पकते समय थोड़ा शुष्क परिस्थितियां। अच्छा, जल प्रवाह युक्त धरातल, मतलब वेल ड्रेन्ड होना चाहिए लैंडफॉर्म, वहां पे पानी रुके ना, बहकर चला जाए। वेल ड्रेन मतलब पानी के बहाव क्षेत्र जो है वो रुका हुआ नहीं हो, दलदली परिस्थिति नहीं हो, पानी बहकर चला जाए, तो वेल ड्रेन होना चाहिए। और खेतों में पानी भरा रहना फसल के लिए अच्छा नहीं होता, इस तरह की फसल के लिए। मिट्टी कैसी चाहिए? लावा से निर्मित काली मिट्टी जो हमारे साउथ इंडिया में मिलती है। अब किस्में वगैरह जो है वो भी हम देखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं भौगोलिक दिशाएं वगैरह। तो सबसे पहले कपास में लिखिए, चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आफ्टर चाइना, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग। मेरी क्लास में नेट खत्म हो जाएगा, लक्ष्मी थोड़ा टॉप अप करवा लो। हाँ, आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। फिर लिखिए उपज की दशाएं, इंग्लिश में लिखिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है स्लाइड पे, मैं बोल रही हूँ। उपज की दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। और इसमें लिखिए 20 से, कॉमा कर करके लिख सकते हैं या लिखते तापमान वगैरह हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 210 दिन, 10 पाला रहित दिन, 210 पाला रहित दिन, 210 पाला रहित दिन, 210 frost free days, 210 frost free days, frost free days, पाला रहित दिन। फिर लिखिए पकते समय शुष्क परिस्थितियां, पकते समय शुष्क परिस्थितियां, 210 frost free days, dry conditions during reaping, dry conditions during reaping, conditions during reaping, पकते समय शुष्क परिस्थितियां। फिर धरातल कैसा चाहिए? धरातल में लिखिए जल प्रवाह युक्त धरातल, जल प्रवाह युक्त धरातल, वेल वेल ड्रेन्ड लैंडफॉर्म, वेल ड्रेन्ड लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म, जल प्रवाह युक्त धरातल। हाँ विनोद, आपके नेट खूब अच्छा आ रहा है इसलिए आप मैसेज करो, वेरी गुड, लिख भी लो। जल प्रवाह युक्त धरातल की आवश्यकता होती है, वेल ड्रेन्ड लैंडफॉर्म इज रिक्वायर्ड बिकॉज, वेल ड्रेन्ड लैंडफॉर्म इज रिक्वायर्ड बिकॉज, क्योंकि खेतों में पानी भरा रहना इस फसल के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि खेतों में पानी भरा रहना इस फसल के लिए हानिकारक होता है, बिकॉज वाटर, because waterlogged fields, waterlogged fields are harmful for this crop, waterlogged fields are harmful for this
हार्मफुल फॉर दिस क्रॉप। फिर लिखिए मृदा, लावा से निर्मित काली मृदा, लावा से निर्मित या लावा की चट्टानों से के अपक्ष से निर्मित काली मृदा, लावा से निर्मित काली मृदा। ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड बाय, ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ lava rocks, black soil formed by weathering of lava rocks। फिर लिखिए किस्म, वैरायटी, 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 और किस्म में लिखिए विकास, विक्रम, कल्याण, विजय, नर्मदा। ऐसे बहुत सारी और हैं। विकास, विक्रम, कल्याण, विजय, हाँ बसाल क्रॉप सुरेंद्र, विकास, विक्रम, कल्याण, विजय, नर्मदा, विकास, विक्रम, कल्याण, विजय, नर्मदा। अब देखिए जीएम क्रॉप्स की जो मैंने पहले बताया था, जैसे गोल्डन राइस एक जीएम क्रॉप है, वैसे ही बीटी कॉटन नाम की भी एक जीएम क्रॉप होती है। और इंडिया के अंदर केवल जीएम क्रॉप्स के अंदर किसी को अगर ग्रो करने की या उपयोग करने की अनुमति है तो वो बीटी कॉटन को ही अनुमति मिली है मेनली। और बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप है। और इस क्रॉप की मेन जो विशेषता है वो ये है कि ये डोडा कीट से सुरक्षा प्रदान करती है। डोडा कीट को मारने की क्षमता होती है। बीटी कॉटन एक इस तरह का पौधा बन जाता है कि उसमें एक विष जैसा निकलता है जिससे ये डोडा कीट या बॉल वॉर्म जो होता है वो मर जाता है इसमें आने आकर। तो इसीलिए डोडा कीट से सुरक्षा प्रदान करती है, उसको मारने में सक्षम है बीटी कॉटन। पर अब क्या हो गया, ये कीट भी बहुत जो है रेजिस्टेंट हो जाते हैं और अब इस तरह के कॉटन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कीट को उस विष से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब पता नहीं उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है क्या। तो ये कोई खास जो है बीटी कॉटन का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि अब जो सुपर बॉल वॉर्म्स आ गए हैं जिनमें इस विष के खिलाफ जो है लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई है। तो हम डाल डाल तो वो पात पात जो है कीड़े, तो इसीलिए कीड़ों को मारने के लिए बीटी कॉटन बनाया गया, बट वो कोई खास इतना उपयोगी रहा नहीं है। फिर भी नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो लिखिए इसमें भारत में जीएम फसलों में केवल बीटी कॉटन के उपयोग की अनुमति है। भारत में जीएम फसलों में केवल बीटी कॉटन के उपयोग की अनुमति है। हाँ, बेसिलस थिरोसिस, शैलेंद्र सही बता रहे, बीटी का फुल फॉर्म। हाँ चलिए अब आगे लिखिए, भारत में जीएम फसलों में केवल बीटी कॉटन के उपयोग की अनुमति है। इन इंडिया अमंग्स जीएम क्रॉप्स ओनली बीटी कॉटन इज अलाउड टू बी यूज्ड, ओनली बीटी कॉटन इज अलाउड टू बी यूज्ड, अलाउड टू बी यूज्ड। फिर लिखिए बीटी कॉटन डोडा कीट को मारने में सक्षम होता है। बीटी कॉटन डोडा कीट को मारने में सक्षम होता है। बीटी कॉटन is capable of killing bollworm, is capable of killing bollworm, bollworm। चलिए अब ये जो है बेसिलस, बीटी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं स्पेलिंग लिंक के साथ। चलिए बीटी का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए ताकि कहीं आ जाए तो। क्या है फुल फॉर्म? बेसिलस बीटी का फुल फॉर्म लिख लो, बेस्ट आपको आता है मोस्टली लोगों को। चलिए तो ये बीटी कॉटन वगैरह ये आपने देख लिया। बीटी कॉटन से कई बार पहले क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा बड़े उत्पादक राज्य हैं और उत्पादकता कहाँ ज्यादा पाई जाती है उसको देखेंगे। और कर्नाटक में जो ये कपास उत्पादक क्षेत्र होते हैं वो दो जगह होते हैं। और किसी ने भी किसने पूछा, कविता नहीं, पता नहीं ऊपर चला गया कमेंट। हाँ निहारिका पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत में काली मिट्टी नहीं होती तो वहाँ कपास की खेती कैसे होती है। तो काली मिट्टी सबसे अनुकूल है कपास की खेती के लिए, बट दूसरी मृदाओं में भी ये विकसित हो सकती है अगर उचित सिंचाई वगैरह सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तो। और उत्तर भारत में भी कुछ एक स्थानों पर काली मिट्टी है, पूर्ण रूप से तो नहीं, बट हाँ कुछ एक स्थानों पर थोड़ा बहुत देखने को मिलती है। दूसरी मिट्टी में भी विकसित हो सकती है, पर सबसे फेवरेबल कंडीशन काली मिट्टी में होती है। तो अब हम बात करते हैं सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की, और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी किसमें ज्यादा है। तो देखिए उत्पादन या प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में होता है, दूसरे नंबर पे गुजरात, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो पहले प्रोडक्शन वाले स्टेट्स लिख लीजिए, फिर प्रोडक्टिविटी वाले स्टेट्स लिखेंगे। प्रमुख उत्पादन वाले राज्य, अच्छा बीटी इंटरव्यू में भी पूछा गया था सवाल। प्रमुख उत्पादन वाले राज्य उसमें लिखिए सबसे पहला महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, गुजरात, तीसरा तेलंगाना, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब सर्वाधिक उत्पादकता वाले राज्य लिखिए, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले स्टेट्स, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता वाले राज्यों में पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश।
उच्च उत्पादकता वाले राज्य, उसमें लिखिए पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए लिखिए इतना। अब जो है ये कॉटन क्रॉप जो होती है ये कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी उगाई जाती है। कर्नाटक में दो क्षेत्र है, उत्तरी कर्नाटक वाला पार्ट है काली मिट्टी वाला, और दक्षिणी कर्नाटक वाला पार्ट जो है उसमें लाल मिट्टी है। दोनों ही जगह कपास की खेती होती है कर्नाटक में। उत्तरी कर्नाटक में जहाँ काली मिट्टी वाले क्षेत्र में कपास की खेती होती है उसे कहा जाता है सलहटी क्षेत्र, और दूसरा जो दक्षिणी कर्नाटक जो है वहाँ लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में जो कपास की खेती होती है उस क्षेत्र को कहते हैं दोड़हटी। अब ये कहाँ से लिया गया, ये देखिए राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें सीधा लिखा हुआ है, और वो कई बार पेपर सीधे राजस्थान बोर्ड की किताब से उठाकर बना देते हैं, इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए, उत्तरी कर्नाटक में स्थित काली मिट्टी। तो लिखिए सबसे पहले नोट करके, कर्नाटक राज्य में कपास उत्पादन, कर्नाटक राज्य में कपास उत्पादन, इन कर्नाटक स्टेट कॉटन कल्टीवेशन इज डन इन टू रीजन्स, कॉटन कल्टीवेशन इज डन इन टू रीजन्स, दो क्षेत्रों में किया जाता है, और उसमें अब लिख लीजिए उत्तरी कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक में ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, और साउथ कर्नाटक में रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल वाले क्षेत्र को सलहटी, रेड सॉइल वाले क्षेत्र को धोड़हटी, धोड़हटी। तो लिखिए उत्तरी कर्नाटक में स्थित काली मिट्टी वाले क्षेत्र जिसे सिलहटी कहते हैं, जिसे सलहटी सलहटी कहते हैं, सलहटी कहते हैं, तथा दक्षिण कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक में स्थित लाल मिट्टी वाला क्षेत्र दौड़हटी कहा कहते हैं, कहलाता है, लाल मिट्टी वाला क्षेत्र दौड़हटी कहलाता है। दौड़हटी कहलाता है। चलिए ये लिख लिया होगा। तो कॉटन में जो क्वेश्चन आएंगे प्रोडक्शन से आ सकता है, 210 पाला रहित दिनों से आ सकता है, ये सलहटी दौड़हटी पूछ सकते हैं, बीटी कॉटन पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे गन्ने की, गन्ना और हमारा लास्ट बता है चाय कॉफी बचता है। अच्छा गन्ना कर लेते हैं, चलिए गन्ने की हेडिंग डाल लेते हैं। इकोलॉजी क्लास है, चलो गन्ना थोड़ा सा देख लेते हैं फिर चलेंगे, फिर बली मत करना, गन्ना गन्ना कर लेते हैं। थोड़ा सा हेडिंग डालो, पूरा मत लिखना वाले, जितना होगा अभी 5 मिनट तो है हमारे पास, है ना, 5 मिनट है, 5 मिनट में जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे। शुगर केन, शुगर केन गन्ना, गन्ने में जैसे स्टार्टिंग में आप लिख चुके हो, आपको याद होगा जब मैंने कल आपको मैप बताया था, कल मतलब लास्ट क्लास में जब मैप बताया था, तो मैप में मैंने बताया था कि गन्ने के उत्पादन के लिए 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा जो है वो अनुकूल होगी, 125 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होनी चाहिए। इसका मतलब चावल और गेहूं वाले क्षेत्रों के बीच में लगभग 125 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होगा। गन्ना जो है उसको किस तरह का तापमान परिस्थिति चाहिए, तो गन्ना किसी एक सीजन में होने वाली फसल नहीं है, गन्ना को बहुत टाइम लगता है, 11-12 महीने लग जाते हैं पकने में, तो गन्ने के उत्पादन में काफी लंबा टाइम लगता है। शुरू में भले ही थोड़ा टेम्परेचर सामान्य सा चाहिए होता है इसको, बाद में ग्रो होते समय इसको थोड़ा तापमान ज्यादा चाहिए, और जब ये कटने लगता है उस समय थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसीलिए पूरे साल भर की फसल है ये, और हर फेज में इसको अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन चाहिए होती है। गन्ना जो होता है उससे चीनी बनती है, और गन्ने में जो रस होता है वो सुक्रोज की वजह से होता है, सुक्रोज जो होता है उसके कारण। दक्षिण भारत को अगर देखें, साउथ इंडिया जो कि तटवर्ती क्षेत्र में है, मतलब पानी के संपर्क में है, इसीलिए साउथ इंडिया में आर्द्र जलवायु, मॉइस्ट क्लाइमेट है, और ये जो आर्द्र जलवायु होती है गन्ने के लिए बहुत लाभदायक होती है। इस मॉइस्ट क्लाइमेट के कारण इस साउथ इंडिया में जो भी गन्ने का उत्पादन होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है। सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होने के सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होने के कारण दक्षिण भारत का जो गन्ना होता है वो ज्यादा मीठा होता है, उसमें स्वाद ज्यादा होता है, मीठा ज्यादा होता है। भले ही दक्षिण भारत में फेवरेबल कंडीशंस हो, फिर भी उत्तर भारत में गन्ने का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप है या एक हम कह सकते हैं नगदी फसल है, इसलिए उसके उत्पादन में काफी जोर रहता है। उत्तर भारत में भले ही जलवायु अनुकूल नहीं है, फिर भी यहाँ प्रोडक्शन होता है बड़े लेवल पे। पर दोनों को कंपैरेटिवली देखें तो उत्तर भारत में उत्पादन ज्यादा होता है, दक्षिण भारत में उत्पादकता ज्यादा है गन्ने की, प्रोडक्टिविटी गन्ने की दक्षिण भारत में ज्यादा है। दक्षिण भारत का गन्ना मीठा भी होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, पर उत्तर भारत में गन्ने का उत्पादन बहुत बड़े एरिया में किया जाता है, यूपी वगैरह में, इसलिए सर्वाधिक उत्पादन तो हमें उत्तर भारत में ही मिलता है, जबकि प्रोडक्टिविटी हमें दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलती है। गन्ने के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, तो गन्ने के लिए नॉर्मल सी जलोढ़
मृदा जैसी मिट्टी भी चलेगी। तो गन्ने में कोई स्पेसिफिक सॉइल की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो गन्ना जो है उसमें ये भौगोलिक दशाओं में तो ये बेसिक चीजें आएंगी। जैसे अच्छा, ये स्टार्टिंग में हमने देखा ब्राजील के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है गन्ने उत्पादन में। उपज के लिए दशाएं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूरे साल का ऑन एन एवरेज देख रहे हैं, सर्दी गर्मी सब बेसिक लेवल पे। और इसमें 125 सेंटीमीटर वर्षा। अब इसमें देखिए कटाई के समय शुष्क परिस्थितियां तो होती हैं, बलुआई दोमट मिट्टी, मतलब बहुत ज्यादा आर्द्रता नहीं चाहिए। चावल में कैसी मिट्टी थी, चिकनी दोमट, इसमें बलुआई दोमट नॉर्मल सा होना चाहिए। तो गन्ना 11 से 12 महीनों में पकता है, इसीलिए बोते समय सामान्य तापमान, मीडियम सा टेम्परेचर नॉर्मल, बढ़ते समय इसको उच्च तापमान चाहिए, और उसके बाद पकते समय कम तापमान। जैसे अभी जो दिवाली के आसपास गन्ना जो है वो आता है, मतलब काटा जाता है, और फिर हम लोग जैसे दिवाली की पूजा में भी गन्ने वगैरह को रखते हैं। तो गन्ना जो है उसको आप याद रख सकते हैं कि हाँ इस सीजन में कटाई होती है, तो कटाई के समय तापमान थोड़ा कम होना चाहिए। पाला गन्ने के लिए भी हानिकारक होता है। आम फसलों के लिए, सभी के लिए पाला या फ्रॉस्ट कंडीशंस बहुत डेंजरस होती है, तो गन्ने के लिए भी ये अच्छी नहीं है। इंडिया में जो गन्ना है उसका यूज मोस्टली चीनी उत्पादन में किया जाता है। अब मिट्टी जो है वो वहां पे वैसे तो हमने लिखी बलुआई दोमट, दोमट गहरी चिकनी और लावा युक्त काली मिट्टी में भी ये विकसित होता है। बलुआई दोमट तो है, और दक्षिण भारत में लाल काली मिट्टी, हर तरह की मिट्टी का कोई बेसिक रिक्वायरमेंट इसमें बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। और अनुकूल जलवायु ज्यादा हमें देखने को मिलती है दक्षिण भारत में, इसीलिए साउथ इंडिया में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और ये जो सुक्रोज की बात कर रही थी, जो मिठास देता है गन्ने को, वो दक्षिण भारत के गन्ने में सुक्रोज ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये गन्ने से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें इनको लिखते हैं, इंग्लिश में नहीं है, फिर मैं बोलूंगी, लिख भी दूंगी आपके लिए। तो लिखिए गन्ने में, ब्राजील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। आफ्टर ब्राजील इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट शुगरकेन प्रोड्यूसर। फिर लिखिए उपज की दशाएं, उसमें लिखिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उसमें लिखिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और एक और चीज लिख लीजिए, 125 सेंटीमीटर वर्षा, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 125 सेंटीमीटर वर्षा, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 125 सेंटीमीटर रेनफॉल। बाकी चीजें हम कल लिखेंगे, क्योंकि मनोहर सर मुझे पता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं, और फिर आप लोग टाइम पे नहीं पहुंचे तो वो कहीं मेरे ऊपर नहीं गुस्सा करें। तो इसलिए आप लोग की इकोलॉजी की क्लास है उसको अटेंड करें टाइमली, बाकी हम कल लिख लेंगे, कोई बात नहीं, समझ तो लिया हमने, ठीक है। ओके, थैंक यू।